बेसिकली एक फुल बॉडी मसाज जैसा था। और जिन मुलान अभी भी उसे इतनी बुरी तरह साइड आई कर रही थी कि उसको लगभग अपनी खुद की स्पाइन दिख जाए। तुम यहाँ स्पेसिफिकली मेरे हस्बैंड से मिलने आई हो? और झांग चुनहुआ बस कह देती है, वो सर्वेंट ने गलत समझ लिया, मैंने दोनों का नाम लिया था। एनीवे, ये रहा ये इनक्रेडिबली सेंशुअल परफ्यूम। एंजॉय। आई लव यू। बाय। फिर वो पूरी विजिट में पॉइंटेडली शेन लैंग को इग्नोर करती रहती है, जो वहां ऐसे बैठा था जैसे कोई आदमी पूरा तैयार होकर आया हो पर उसको अंदर आने की इजाजत ही ना मिली हो। वो जेन्युइनली कंफ्यूज था कि उसे इस वक्त सेड्यूस क्यों नहीं किया जा रहा। एक तरह से ऑनेस्टली वो काफी ऑफेंडेड था। फिर ठीक अपने जाने से पहले वो एक लॉन्ग एकिंग पोएम रिसाइट करती है, जो लॉन्गिंग, जेड पिलोज और भूल भुलैया जैसे वॉन्डरिंग कॉरिडोर्स में अकेले सोने के बारे में थी। जिन मुलान कहती है, इट्स लवली। झांग चुनहुआ वार्म तरीके से उसको थैंक यू कहती है और चली जाती है, पर शेन लैंग दिमाग में उस पोएम को दोबारा रीड करता है और पूरी तरह से स्टिल हो जाता है, क्योंकि उस पोएम की हर एक सिंगल लाइन के पहले कैरेक्टर में एक मैसेज छुपा था, जिसका मतलब था, मीट मी एट द कवर्ड ब्रिज 1 to 3 o'clock इन द मॉर्निंग। इस औरत ने पोएट्री रिसाइटल के रूप में लेट नाइट बूटी कॉल डिलीवर कर दी थी। उसकी बीवी से रेव रिव्यू ले लिया और टेक्निकली एक सिंगल गलत चीज किए बिना ही वहां से चली गई। तो झांग चुनहुआ के वहां से चले जाने के बाद हमारा लड़का एक सेकंड के लिए बस वहां खड़ा ये प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये क्या बवाल हो गया। एक सर्टिफाइड 10 out of 10 वाली लड़की ने आकर अपनी बीवी के सामने उसे ओपनली डेट पर पूछा था। आखिर किसी इंसान को ऐसी हिम्मत या थिकनेस ऑफ नर्व की कितनी जरूरत पड़ती होगी? शेन लैंग ने खुद को डे ड्रीमिंग करते हुए पकड़ा और इमीडिएटली उस मेंटल डोर को स्लैम करके शट कर दिया, इससे पहले कि उसका दिमाग पीजी से सीधा फुल ऑन सिनेमैक्स लेवल पर चला जाए। ओके, या वो एक आंसर्ड प्रेयर की तरह परफेक्टली बिल्ट है, लेकिन अगर मैं वाकई उस डेट पर शो अप करता हूं तो मैं इस सर्कस का सबसे बड़ा क्लाउन बन जाऊंगा। मैं उसको मुझे प्ले करने नहीं दूंगा। उसने मोस्टली इसे झटक दिया और सीधा जिन मुलान के रूम में चला गया, उस पोएम को इधर उधर वेव करते हुए, जैसे कि उस आदमी ने बिल्कुल भी पिछले 10 मिनट तक इसे बहुत ही केयरफुली पढ़ने में बर्बाद नहीं किए हों। बेब, तुम्हें ये देखने की जरूरत है। इस शेमलेस औरत की ऑडेसिटी तो देखो। इसने एक पोएम के अंदर एक सीक्रेट बूटी कॉल हाइड कर रखी थी। एक पोएम, बेब। उसने मुझे लिटरेचर से सेड्यूस करने की कोशिश की। फिर उसने जिन मुलान की डेस्क पर ग्लांस किया और उसे फील हुआ जैसे उसकी एंटायर सोल उसके रेयर एंड से एग्जिट हो गई हो। वो पोएम वहां पर ऑलरेडी रखी हुई थी। उसको वो पहले से मिल गई थी। वो ऑलरेडी सब कुछ जानती थी। ये देखकर उसका ब्लड कोल्ड पड़ गया। बाकी चीजें भी रन हुई, पर हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। शेन लैंग ने खुद को संभाला, अपने फेस को सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी लुक में रीअरेंज किया। मैंने एक बार भी किसी इनअप्रोप्रिएट चीज के बारे में नहीं सोचा वाला एक्सप्रेशन। सी दिस, ये मैं हूं, तुम्हारा लॉयल और फेथफुल हस्बैंड, जो पर्सनली एविडेंस हैंड डिलीवर कर रहा है ऐसी औरत का जो मेरी वेरी प्योर और अनटेंटेड सोल को करप्ट करने की कोशिश कर रही थी। जिन मुलान ने एक आईब्राउ इतनी स्लो मोशन में रेस की कि उसका अपना ड्रामेटिक साउंड ट्रैक चल रहा हो। अगर तुम थोड़े से भी टेम्प्टेड नहीं थे तो तुमने ये पूरी पोएम मेमोरी से राइट डाउन क्यों की? और तुम्हें वो हिडन मैसेज एग्जैक्टली मिला कैसे? जब तक कि तुम उस चीज को इतने क्लोज ना रीड कर रहे हो कि तुम्हारी नाक प्रैक्टिकली इसके अंदर हो। शेन लैंग ने अपना मुंह खोला, उसे क्लोज किया, दोबारा खोला, पर कुछ बाहर नहीं आया सिवाय एक ऐसे फेंट साउंड के जैसे एक आदमी ड्राई लैंड पर डूब रहा हो। वो बिल्कुल किसी ऐसे शख्स की तरह दिख रहा था जिसने एक्सीडेंटली फैमिली कंप्यूटर पर इनकॉग्निटो टैब ओपन कर लिया हो और मूवी नाइट से पहले उसे क्लोज करना भूल गया हो। फिर जिन मुलान ने स्माइल की, थोड़ी आगे झुकी और उसके गाल पर किस किया। तुम लकी हो कि तुम अच्छे लड़कों में से एक हो। मीनवाइल वापस झांग फैमिली के मैंशन में उनकी एक मेड थोड़ी कंफ्यूज थी। क्या आपने यंग मास्टर शेन लैंग को कवर्ड ब्रिज पर इनवाइट नहीं किया था? फिर आप अभी तक यहाँ क्यों हो? झांग चुनहुआ बस स्माइल करती है। वो नहीं आ रहा। तो फिर उसको टेस्ट करने के लिए इनवाइट ही क्यों किया था? अगर वो एक्चुअली आ जाता तो उसके लिए मेरी सारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती। लेकिन मैं ये भी मेक श्योर करना चाहती थी कि जिन मुलान को ये पता चल जाए कि किसी की नजर उसके मैन पर जम चुकी है। वो थोड़ा और वाइड स्माइल करती है। मैं सच में उम्मीद कर रही हूं कि वो इस वक्त फ्यूमिंग हो रही होगी, लेकिन ऑनेस्टली उस फॉक्स स्पिरिट के साथ डेट मिलने के बजाय शेन लैंग को उससे भी कहीं ज्यादा बेटर चीज मिल गई। दाशा होश में आ गया था और हमारा लड़का बस एक पार्टी थ्रो करने ही वाला था। और फेयर इनफ, उस बंदे को इतनी बुरी तरह पीटा गया था और उसने समहाउ 2 हफ्तों के अंदर एक नियर फुल रिकवरी कर ली थी। शेन लैंग उसकी तरफ इस तरह देखता है जैसे वो ऐसी कोई चीज देख रहा हो जो मेडिकली पॉसिबल ही ना हो, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसे फिक्स करना जरूरी था। तो वो अपना गला साफ करता है और कहता है यही वक्त है जब हमें कुछ ग्राउंड रूल सेट करने चाहिए, और मुझे डम डम ना बुलाना सबसे पहला रूल है। आज से ये यंग मास्टर है। दाशा ने ब्लिंक किया और बोला ओके डम डम। शेन लैंग ने उसे स्टेयर किया और कहा कॉल मी यंग मास्टर। दाशा ने स्माइल किया, नॉड किया और कहा ओके डम डम। जिन मुलान को अपनी लाफ हाइड करने के लिए फिजिकली फेस घुमाना पड़ा। उसने थोड़ी हेल्प करने की कोशिश की,
स्लोली साउंड्स क्लियर करते हुए, आज से इसे यंग मास्टर बुलाओ। दाशा ने सीधा शेन लैंग को डेड लुक दिया। गॉट इट यंग मास्टर। जिन मुलान। शेन लैंग एक टेबल फ्लिप कर देना चाहता था। क्या ये बंदा इंटेंशनली स्टूपिड बिहेव कर रहा था? अब जब इनिशियल इंट्रोडक्शंस हो चुके थे, दाशा ने शेन लैंग से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछा। जिन मुलान उसे बताती है कि उसे उनके बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, वे एक लॉन्ग ट्रिप पर गए हैं, अब से तुम यहीं रुकोगे। इसके अलावा वो शेन लैंग पर ग्लांस डालती है और फिर कहती है, बहुत सारे लोग इस बंदे को हार्ड टाइम देना चाहते हैं, उसकी बैक वॉच करने के लिए उसको किसी की जरूरत है। दाशा इमीडिएटली खड़ा हो जाता है। वो सारी गूफीनेस एक इंस्टेंट में गायब हो गई। उसको किसी और के घर में रहने का आइडिया पसंद नहीं था, लेकिन कोई बाहर वहां डम डम के साथ मैस करने की कोशिश कर रहा था। ये एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन थी। वे लोग मुझे जितना चाहे मार सकते हैं, लेकिन कोई भी डम डम को टच नहीं करेगा। दाशा के बचपन से ऐसे होने का एक्चुअली एक रीजन था, और ये आपकी सोच से सिंपलर है। बड़े होते वक्त कोई भी दाशा के साथ प्ले नहीं करना चाहता था। एक सिंगल पर्सन तक उसे अपना टाइम नहीं देता था, सिवाय एक किड के जिसके कुछ स्क्रूज लूज थे। बाद में उस शाम जिन मुलान के रूम में उसने कल दाशा की एबिलिटीज को टेस्ट करने के बारे में बात करना शुरू किया। उसको एक फीलिंग थी कि इस बंदे में कोई सीरियस अनटैप्ड मार्शल आर्ट्स टैलेंट है, और शेन लैंग एक सपोर्टिव हस्बैंड की तरह नॉट कर रहा था जब तक अचानक उसके ब्रेन में कुछ स्ट्राइक नहीं कर गया। क्योंकि वेट एक टैलेंट रिवील सेटअप। वो फुल एनर्जी के साथ सीधा उठ बैठा उस इंसान की तरह जिसे याद आ गया हो कि वो मेन कैरेक्टर है। होल्ड ऑन, अगर कल हम लोगों को टेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी इसमें एंटर होऊंगा। वो ऑलरेडी उस विजन पर फुली कमिटेड था। शेन लैंग एक वंस इन अ मिलेनियम मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी जिसे यूनिवर्स ने खुद चूज किया था। ये बेसिकली स्टार्स में लिखा था, और फ्रैंकली यूनिवर्स उसे इतना ओड भी करता था। जिन मुलान ने जेंटली सजेस्ट किया कि रात बहुत हो चुकी है और शायद उसे अपने वंस इन अ मिलेनियम बॉडी को आराम देना चाहिए, तो वो शफल करके वापस अपने रूम में चला गया, जहां पर वो लाइंग डाउन पोजीशन में लगभग 4 मिनट तक ही टिका होगा, इससे पहले कि उसने वो सुन लिया नेक्स्ट डोर से आने वाली रनिंग वाटर की एक फेंट साउंड। और उसका ब्रेन, जिसे लेस देन 2 आवर्स पहले ही वन ऑफ द गुड वंस बुलाया गया था, उसने इमीडिएटली कैलकुलस सॉल्व करना शुरू कर दिया। उसका वहां प्रैक्टिकली कोई बिजनेस नहीं था। उसने खुद को कहा, नो, वो एक डिसिप्लिन मैन है, एक फेथफुल मैन, एक ऐसी कैरेक्टर और इंटेग्रिटी वाला आदमी। तभी वो कोर्टयार्ड की दीवार पर चढ़ने लगा, एक बुक को आर्म के अंडर दबा के एज हिज लीगल एलिबाई। बस एक नॉर्मल मैन मूनलाइट के अंडर लेट नाइट लिटरेचर एंजॉय कर रहा था। नथिंग सस्पिशियस। मूव अलोंग। खुद को टॉप तक हॉल किया, पीक ओवर किया, और इमीडिएटली जो उसने देखा उसकी वजह से उसने अपनी बॉडी की सारी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी खो दी। ठीक तभी रात की हवा को चीरते हुए एक लाउड इंपीरियल डिक्री की अनाउंसमेंट आई, जिसने उसको इतनी बुरी तरह डरा दिया कि वो लिटरली फ्लिंच कर गया। वो बुक दीवार से उछलकर ऐसी जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिरी जो एंसेस्टर्स को भी डिस्टर्ब करने के लिए काफी थी। जिन मुलान पीछे मुड़ी और उन दोनों के बीच फुल अनऑब्स्ट्रक्टेड और डेविस्टेटिंग आई कांटेक्ट हुआ। वो दीवार पर बिना किसी बुक और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गार्गोइल की तरह बैठा था, और जिन मुलान वहां एग्जैक्टली क्या चल रहा था उसकी कंप्लीट और टोटल पिक्चर को प्रोसेस कर रही थी। और लगभग एक इटर्निटी तक उन दोनों में से किसी ने एक वर्ड भी नहीं कहा, जब तक कि जिन मुलान सिंपली पीछे नहीं मुड़ी और टोटल साइलेंस में शांति से वापस अपने रूम में नहीं चली गई, जो किसी वजह से उस पर चिल्ला देने से इन्फिनिटली ज्यादा अनाहिलेटिंग और खतरनाक था। तो हमारे लड़के शेन लैंग को ऑलरेडी पता चल गया था कि कुछ बुरा उसकी तरफ आ रहा है, और ऑनेस्टली वो वहां से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा था। वो तेजी से भागकर काउंट्स मैंशन के हॉल में पहुंचता है, जहां कैपिटल से आया हुआ ये यूनक उसका वेट कर रहा था। वो वेट करने की वजह से ऑलरेडी पिस्ड ऑफ था, और उसने कोई लिहाज नहीं किया। मास्टर शेन, जब खुद एम्परर एक डिक्री भेजते हैं तब भी आप अपना पूरा स्वीट टाइम लेते हैं। मुझे यहाँ एक इडियट की तरह बिठा कर रखा। शेन लैंग आर्ग्यू भी नहीं करता। वो बस चुपचाप कॉइन से भरा एक मोटा पाउच उसकी तरफ सरका देता है, जैसे कह रहा हो, माय बैड, ये लीजिए आपकी ट्रबल के लिए। वो यूनक उसको पकड़ता है, फील करता है कि वो कितना हैवी है, और सोचता है कि इसमें कम से कम 100 गोल्ड कॉइन्स होंगे, और अपने मन में कहता है, डैम, ये तो बड़ा जेनरस है। पर अंदर ही अंदर वो ऑलरेडी हंस रहा था, ये सोचकर कि कोई भी अमाउंट ऑफ मनी इस बंदे को उस आने वाले खतरे से नहीं बचा सकती। फिर वो जोर से उस डिक्री को रीड करता है। शेन लैंग को इस कंस्पिरेसी को एक्सपोज करने के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, और इसे इंपीरियल एकेडमी स्कॉलर का टाइटल ग्रांट किया जाता है। इसे सुनते ही जिन मुलान का चेहरा आइस कोल्ड हो जाता है। और देखो, यहाँ बात यह है, इंपीरियल एकेडमी सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, जब तक कि आपको पता न चले कि ये एक्चुअली में क्या है। ये उन नोबल किड्स की जगह के रूप में शुरू हुआ था जो सिविल एग्जाम्स पास नहीं कर सकते थे, पर फिर भी एक ऑफिशियल टाइटल चाहते थे। लेकिन फिर रिच मर्चेंट फैमिलीज ने अपने पैसे देकर इसमें घुसना शुरू कर दिया, और अब ये पूरी जगह बेसिकली उन लोगों के लिए एक डिप्लोमा मिल बन चुकी है जिनकी जेब भारी होती है और कोई एक्चुअल क्वालिफिकेशंस नहीं होती।
ये एकेडमिक वर्ल्ड में सबसे गिरी हुई जगह है, द लोएस्ट रंग। तो शेन लैंग के इतना सब कुछ करने, प्रिंसेस निंगलुओ को बचाने और एक फुल ब्लोन कंस्पिरेसी का पर्दाफाश करने के बाद ये उसका रिवॉर्ड था। एक ऐसी एकेडमिक पार्टिसिपेशन ट्रॉफी जिसे पैसे से लिटरली खरीदा जा सकता था। ये सिर्फ अंडरवेलमिंग ही नहीं था, ये एक स्ट्रेट अप इंसल्ट थी। पूरे काउंट्स मैंशन के चेहरे पर एक थप्पड़, एक बो के साथ गिफ्ट रैप किया हुआ और थैंक यू बोलने के लिए एक लीगल ऑब्लिगेशन के साथ। शेन लैंग ये सब प्रोसेस करता है और कहता है हमारे पास शायद ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दिन की शांति बची है टॉप्स। फिर क्योंकि ये आदमी खुद को रोक नहीं सकता, उसने ये मोनोलॉग देना शुरू कर दिया कि वो एक्चुअली कितना डीपली काइंड पर्सन है जो कॉन्फ्लिक्ट से नफरत करता है और ये जालिम दुनिया ही उसे बार बार फोर्स करती है। पर इससे पहले कि वो अच्छे वाले पार्ट तक पहुंच पाता, जिन मुलान और जिन सिकाई वहां से ऑलरेडी जा चुके थे। वे दोनों बस गायब थे। शेन लैंग वहां बीच स्पीच में अकेला खड़ा रह गया, चिल्लाते हुए कि उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी। उस रात शेन लैंग को जिन मुलान के बेदिंग लॉफ्ट से आती हुई एक लाइट दिखाई देती है। वो दबे पांव बाहर जाता है, खुद को ये बोलते हुए कि वो बस थोड़ी फ्रेश हवा लेने जा रहा है। बस एक आदमी इनोसेंटली आधी रात को अपनी पत्नी की बाथरूम विंडो के बाहर खड़ा था, प्योरली रेस्पिरेटरी रीजन से सांस लेने के लिए। और जैसे ही वो अपनी इस कंप्लीटली इनोसेंट हवा लेने के एक्ट के लिए खुद को पोजीशन करता है, स्लैम, वो खिड़की ठीक उसके चेहरे पर बंद हो जाती है। ये आदमी कंप्लीटली पागल हो जाता है। वो सोता नहीं है, वो बस छत को देखता रहता है। वो स्लो मोशन में उस खिड़की के बंद होने को रीप्ले करता है। वो अपने दिमाग में एक पूरा कोर्ट रूम बिल्ड करता है और केस हार जाता है। अगली सुबह वो ब्रेकफास्ट पर आता है और बैठता है, वापस खड़ा होता है, टेबल पर अपना हाथ जोर से मारता है। वो अनाउंस करता है कि वो खाना नहीं खा रहा। फिर वो जिन मुलान की तरफ मुड़ता है और हिस्ट्री ऑफ मैरिज के सबसे अनहिंज्ड पैसिव अग्रेसिव स्पाइरल को शुरू कर देता है। मुलान, क्या तुम मेरे बैकग्राउंड की वजह से मुझे नीच समझती हो? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। क्या इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी फैमिली की वेल्थ पर पलने वाला एक फ्रीलोडर हूँ? क्या ये मेरी मार्शल आर्ट्स की कमी है? मेरा मिसिंग टाइटल? क्या तुम मुझे अनवर्दी, अनअट्रैक्टिव, अनडिजायरेबल मानती हो? क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ फील नहीं करती? जिन मुलान उसकी तरफ बिल्कुल वैसे कदम बढ़ाती है जैसे आप किसी रैकून की तरफ बढ़ते हैं जो किसी ऐसी चीज में घुस गया हो जिसमें उसको नहीं होना चाहिए। खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए उसने कहा, मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? शेन लैंग एक सांस लेता है, सीधा उसकी आंखों में देखता है, एक ऐसे आदमी के फुल वेट के साथ जिसके साथ खुद यूनिवर्स ने नाइंसाफी की हो। तो फिर जब तुम नहा रही थी तब तुमने खिड़की क्यों बंद की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई डिजेनरेट हूँ? मैं तो बस एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह रात को तुम्हारी खिड़की के पास हवा खा रहा था और तुम मेरे साथ एक बेसिक कर्टसी भी एक्सटेंड नहीं कर सकी। जिन मुलान बिल्कुल शांत हो जाती है। वो उसे देखती है, वो उस खिड़की की तरफ देखती है जिसे वो डिस्क्राइब कर रहा था। वो वापस उसकी तरफ देखती है। वो धीरे से अपनी मुट्ठी भींचती है क्योंकि पूरी पिक्चर अब उसके दिमाग में असेंबल हो चुकी थी। इस आदमी ने, इस एब्सोल्यूट नमूने ने उसे खिड़की बंद करते हुए देखा और समहाउ खुद को एक विक्टिम बना लिया। ये पूरी रात जागकर एक इलैबोरेट इमोशनल ब्रेकडाउन कंस्ट्रक्ट कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको अपनी ही बीवी को पीप करने का मौका नहीं मिला और अब ये उसके लिए माफी की डिमांड कर रहा था। तो इस बास्टर्ड को वही मिला जो ये डिजर्व करता था। थोड़ी ही देर बाद जिन मैंशन के लोगों ने उसकी चीखों का मजा उठाया। उसी दिन बाद में दाशा की बोन एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स वापस आते हैं और वे लिटरली वाइल्ड थे। पूरी किंगडम के टॉप 6 मार्शल आर्ट्स मास्टर्स में से एक इस बात को कंफर्म करता है। दाशा वंस इन अ सेंचुरी प्रोडिजी था, एक ऐसा टैलेंट जो जिन मुलान से भी ऊपर था पर टाइम। शेन लैंग यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देखता है और तुरंत उस मास्टर से उसको भी असेस करने के लिए कहता है, ग्रेट मास्टर, जब आप चेक कर ही रहे हैं तो क्या मैं शायद वंस इन अ मिलेनियम जीनियस हूँ? वो मास्टर उसकी तरफ एक लंबे और अनकंफर्टेबल मोमेंट तक घूरता है। वो सच में सच को जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, इसलिए वो बात घुमा देता है। तुम सच में कुछ लगते हो, यहां तक कि मैं भी तुम्हारे आर पार नहीं देख सकता। शेन लैंग इसको यस समझ लेता है और हंसना शुरू कर देता है। मास्टर बस खाली जगह को घूरता रहता है और अपनी करियर चॉइसेस पर सवाल उठाने लगता है। इस कॉन्फिडेंस के नशे में शेन लैंग सीधा चलकर जिन मुलान के पास जाता है और उससे कहता है कि वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू करना चाहता है। वो एक्चुअली काफी थ्रिल थी जब तक कि उसने हमें अपना असली रीजन नहीं बताया, जो कि सिर्फ प्योर रिवेंज था। वो इतना स्ट्रांग बनने का प्लान कर रहा था कि उसको पड़ी हर एक मार का हिसाब 100 गुना वापस दे सके। पर उसके मुंह पर एक कंप्लीटली डिफरेंट कहानी चल रही थी। मेरा ट्रेनिंग का इकलौता गोल अपनी बिलव्ड वाइफ और ऑफ कोर्स अपनी डियर इन लॉज को प्रोटेक्ट करना है। जिन मुलान थोड़ी पिघल जाती है। ये स्वीट है, क्या तुम्हारे माइंड में कोई स्पेसिफिक गोल्स हैं? शेन लैंग एकदम ड्रामेटिकली दूर खला में देखता है। दिन में बस आधा घंटा, ज्यादा कुछ एक्सट्रीम नहीं। मुझे 1 साल दो और मैं एक सर्टन बहुत पावरफुल एनिमी को हरा दूंगा। तो जिन मुलान पूरी तरह स्वीट बनकर कहती है, डार्लिंग, क्या मैं ही वो पावरफुल एनिमी हूं जिसके बारे में सोच सोच कर तुम्हारी नींदें उड़ी हुई हैं? और हमारा लड़का
जो सपोजिटली अनरीडेबल और 10,000 सालों में एक पैदा होने वाला प्रोडिजी था, वहीं इंस्टेंटली ढेर हो जाता है। नहीं, 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 एब्सोल्युटली नहीं। तुम्हें ये आइडिया आया कहां से? फिर अपनी बची खुची इज्जत को बचाने के लिए डेस्परेट होकर वो खुद की तारीफें करना शुरू कर देता है। ग्रैंड मास्टर्स के लिए अनरीडेबल, जनरेशनल टैलेंट, एक लिविंग लेजेंड, और वो प्रेजेंटली जमीन पर हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ था। 1 घंटे के हॉर्स डांस की ट्रेनिंग के बाद ये जनरेशनल टैलेंट स्पिरिचुअली ऊपर जा चुका था। उसकी रूह उसका जिस्म छोड़ चुकी थी। जिन मुलान उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में चमक थी और वो राउंड 2 के लिए कंप्लीटली रेडी थी। और शेन लैंग को अचानक एक अर्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट याद आ जाती है किसी ऐसी जगह पर जो यहां नहीं थी। मार्शल आर्ट्स वेट कर सकती है। वो एक बिजी मैन था। मीनवाइल जियांग मैंशन के पास इंस्पेक्टर लिन वू यान कई दिनों से जेल के एक सेल में मैरिनेट हो रहा था। उसको पूरा यकीन था कि वो बस अपने एंसेस्टर से मिलने ही वाला है। फिर इंपीरियल डिक्री वहां पहुंचती है और उसका वर्डिक्ट निकलता है 1 साल की सैलरी। लिन वू यान वहां सचमुच की बेड़ियों में खड़ा था। धीरे धीरे आंखें झपक रहा था। उसे कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा था जब उन्होंने उसकी हैंडकफ्स खोल दी। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और ग्रेटिट्यूड में घुटनों पर गिरने और शायद अपने चॉइसेस पर रिफ्लेक्ट करने के बजाय इस आदमी का ईगो इमीडिएटली हवा में उड़ने लगता है। एम्परर को जरूर मेरी बहुत फिक्र होगी। क्लियरली मैं इस दुनिया में ग्रेट थिंग्स अचीव करने के लिए पैदा हुआ हूँ। झांग जी वहां शो अप करता है। सर्वेंट्स को उसको खाना खिलाने और उसके लिए बाथ तैयार करने को कहता है। और प्रिजन से निकलने के ठीक 20 मिनट के अंदर ये एब्सोल्यूट मेनेस ऑलरेडी अपनी रिवेंज प्लॉट करना शुरू कर देता है। रिमार्केबल, सच में ये डिल्यूजन का नेक्स्ट लेवल था। मीनवाइल फादर जिन को ये खबर मिल चुकी थी और वो गुस्से के वोल्केनिक लेवल्स पर ऑपरेट कर रहे थे। लिन वू यान ने अपना टाइटल बचा लिया, अपनी रैंक बचा ली और बेसिकली बिना खरोंच के बाहर आ गया, जिसका सीधा मतलब था कि अब न्यू पॉलिसीज बहुत ब्रूटल होने वाली हैं। ओल्ड मैन इधर उधर चक्कर काट रहे थे। खून, बलिदान और लेगेसी के बारे में बात किए जा रहे थे। और शेन लैंग वहां बिल्कुल एक अनोइंग लेवल की शांति बनाए खड़ा था, ये समझाते हुए कि पॉलिटिकल मैथ के हिसाब से ये आउटकम इतना प्रिडिक्टेबल क्यों था। फादर जिन ठंडे नहीं होते। वो इस बात से वरीड थे कि जब एम्परर एक्चुअली उन पर फोकस करेंगे तो क्या होगा। शेन लैंग आंख भी नहीं झपकता। मेरे पास पहले से ही एक प्लान है फादर इन लॉ, हम हारने वाले नहीं हैं और आज रात हम इस पागल कुत्ते को हमेशा के लिए नींद सुला देंगे। ठीक तभी बटलर ये न्यूज लेकर अंदर आता है कि लिन वू यान अपने ट्रूप्स के साथ बाहर खड़ा है। फादर जिन बाहर जाते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि उसे क्या लगता है वो ये क्या बवाल कर रहा है। मन ही मन सोच रहे थे ये बास्टर्ड अभी प्रिजन से निकला है और ये दोबारा अपनी इन नॉनसेंस हरकतों पर आ गया। लिन वू यान कहता है कि वो यहाँ जिन मुलान को अरेस्ट करने आया है। फादर जिन पूरी तरह से आपे से बाहर हो जाते हैं। मेरी बेटी ने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया जिसके लिए इतने सारे सोल्जर्स की जरूरत पड़ गई। और लिन वू यान किसी इंसानी दिमाग पर फिट आने वाला सबसे स्मग चेहरा बनाते हुए बोलता है डेथ बाय कोलिजन। बाहर खड़ी भीड़ इमीडिएटली टेंस हो जाती है। इस शहर का हर इंसान जिन फैमिली से प्यार करता है और वो ये जानते थे। तो लिन वू यान अपना केस सामने रखता है। जिन मुलान की कैवलरी अपेरेंटली सड़कों पर गैलप करती हुई निकली, जिसमें उन्होंने 13 सिविलियंस को घायल किया और 5 को मार दिया। और इसको प्रूव करने के लिए उसने उन बॉडीज और घायल लोगों को वहीं स्पॉट पर सामने लाकर खड़ा कर दिया था। शेन लैंग का इंटरनल मोनोलॉग यू रूथलेस बैस्टर्ड, क्योंकि वो इसे तुरंत समझ जाता है। लिन वू यान ने ये सब खुद स्टेज किया था। उसने खुद सिविलियंस को हर्ट किया और फिर इसका पूरा ब्लेम काउंट्स मैंशन पर डाल दिया। जिन मुलान कामली आगे आती है और पूछती है कि उसकी कैवलरी एक्चुअली है कहां। लिन वू यान मुस्कुराता है और कहता है वे लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं और एक बार गवर्नर इस पर साइन कर दे तो उनमें से हर एक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। शेन लैंग की आंखें कोल्ड पड़ जाती हैं। वो जानता था कि ये स्टोरी बिल्कुल मैच नहीं कर रही, क्योंकि उसने पर्सनली एक बार जिन मुलान की कैवलरी को प्रोवोक करने की कोशिश की थी और तब उसे मुश्किल से एक खरोंच आई थी। वे बहुत डिसिप्लिन प्रोफेशनल सोल्जर्स थे। ये डेथ बाय कोलिजन का चार्ज एकदम फिक्शनल था, पर लिन वू यान का जले पर नमक छिड़कना अभी खत्म नहीं हुआ था। वो जिन मुलान से कहता है कि अगर वो चुपचाप उसके साथ नहीं आई तो वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि उसके लोगों के साथ कस्टडी में क्या होगा। और उस कैवलरी के बीच जिन जांग भी थी, जिन मुलान की सबसे ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट। वो फियर्सली लॉयल थी, फाइट में डेंजरस थी और नोटेबली वो एक ऐसी बंदी थी जिसके 10 फीट की रेंज में जब भी शेन लैंग आता था तो वो टोमेटो की तरह लाल हो जाती थी। यप, इस बास्टर्ड को वो सिर्फ इस डिटेल की वजह से याद थी। सबको पता था कि जब कोई औरत बिहाइंड बार्स ऐसे गलत हाथों में पड़ जाती है तो उसका क्या अंजाम होता है। जिन मुलान, जो अपने हर एक सोल्जर को फैमिली की तरह ट्रीट करती थी, वो कुछ हीरोइक और कैटास्ट्रोफिकली स्टूपिड करने से सिर्फ 2 सेकंड्स दूर थी। तो हमारे लड़के ने बीच में स्टेप इन किया और इस बास्टर्ड को रोस्ट करना शुरू कर दिया। और हमारे इस लड़के ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो स्ट्रेट चलकर लिन वू यान के पास जाता है और बोलता है इडियट,
क्या तुमने सच में अभी तक अपना लेसन लर्न नहीं किया है? और उसने सच में नहीं सीखा था, क्योंकि वो इस वक्त पावर के नशे में हाई था और ऐसी एम्बैरेसिंग लाइंस बोल रहा जैसे जब तुम एक एब्सोल्यूट पावर के आगे खड़े होते हो तो तुम्हारी सारी छोटी ट्रिक्स का लिटरली कोई मतलब नहीं होता। शेन लैंग का रिस्पॉन्स, वो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। या तुम्हें शायद अब भागना शुरू कर देना चाहिए, वे लोग आ रहे हैं। वो इसे ऐसे कहता है जैसे बारिश के बारे में बात कर रहा हो। कोई 3 घंटे पहले मैंशन पर तुम्हें पकड़ने गया था। अब वे लोग मिथिकल टर्टल सिटी की तरफ हेड कर रहे हैं। लिन वुयान बस उसे घूरता रहता है। शेन लैंग श्रग करता है। तुम पक चुके हो ब्रदर, तुम कल की सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। लिन वुयान उल्टा एक्चुअली में हंसने लगता है और बोलता रहता है कि कैसे एम्परर ने उस पर 1 साल की सैलरी का फाइन लगाया और फिर सीक्रेटली उसकी फैमिली को 3 साल की सैलरी भेज दी। ये बेसिकली शेन लैंग को ये जताने का तरीका था कि वो अनटचेबल है। वो मुड़ता है और अपने मेन को जिन मुलान को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, एक ग्रुप घोड़े पर वहां आता है। ऑल ब्लैक एवरीथिंग, हर एक चेहरे पर मास्क, और पूरी भीड़ वहीं डेड साइलेंट हो जाती है क्योंकि ये लोग ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म से थे। एम्परर का पर्सनल डेथ स्क्वाड जो थ्रोन के अलावा और किसी को आंसर नहीं करता था। और जैसे ही वो उनको देखता है, लिन वुयान के दिमाग की विंडो ब्लू स्क्रीन हो जाती है, पर वो खुद को संभालता है और एक बड़ी स्माइल के साथ उनकी तरफ चलने लगता है। इस बात पर फुल्ली कन्विंस था कि वे लोग यहाँ उसको बैकअप देने आए हैं। उनका कैप्टन उसे देखता है और क्लियरली कहता है, अपने मेन को डिस्पर्स कर दो। फिर वो जिन साकाई की तरफ मुड़ता है और इस इनकन्वीनियंस के लिए माफी मांगता है। आप लिटरली देख सकते थे कि कैसे लिन वुयान के चेहरे का रंग उड़ गया था। और तब वह कैप्टन मुड़ता है और अपने मेन को ऑर्डर देता है, टेक हिम। और लिन वुयान का दिमाग बिल्कुल फट जाता है। वो चिल्लाने लगता है कि कैसे एम्परर ने उसे माफ कर दिया था और ये कंप्लीटली अनजस्ट था। कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उन सोल्जर्स ने उसे पकड़ा और घसीट कर ले जाने लगे। अब देखो, यहाँ से कहानी सच में अच्छी होती है क्योंकि ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं था। शेन लैंग इस प्लान को पिछले आधे महीने से कुक कर रहा था। उसने लिन वुयान की सारी डील्स में खोदा और उसे एग्जैक्टली वही मिल गया जो उसे चाहिए था। पता चला कि ये इंसान जो पावर और प्रेस्टीज की इतनी लंबी चौड़ी बातें करता था, वो एक्चुअली में हो वान वान नाम की एक फेमस कोर्टेजन के पीछे कैटास्ट्रोफिकली और एम्बैरेसिंगली लट्टू था। उसने उस पे एक पूरा फॉर्च्यून उड़ा दिया था, उसके लिए पोएट्री लिखी, बाकी सबसे ज्यादा पैसे उड़ाए, और ये सोचकर पूरा कन्विंस था कि उसने उसका दिल जीत लिया है। उसको इसकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं थी। उन दोनों ने पूरी एक रात एक ही रूम में साथ गुजारी थी और कुछ भी नहीं हुआ। और जब उसने दोबारा उससे मिलने की कोशिश की तो उसने स्ट्रेट अप मना कर दिया। तो यहाँ शेन लैंग की एंट्री होती है। जब उसकी पोएट्री पूरे शहर में राउंड्स लगा रही थी, तब हो वान वान खुद पर्सनली उसके पास आई एक पोएम मांगने, स्ट्रिक्टली बिजनेस। उसे एम्प्रेस डाउजर के बर्थडे सेलिब्रेशन पर एक परफॉर्मेंस स्लॉट चाहिए था। शेन लैंग ने जैसे ही ये सुना, उसने तुरंत सोचा, परफेक्ट। उसने एनोनिमसली उसे व्हेन विल द मून बी नाम की पोएम बेच दी, जो इतनी अच्छी थी कि वो फर्स्ट प्लेस जीत गई, और उसने अपना पैलेस का स्लॉट लॉक कर दिया। फिर उसने उसके लिए एक ऐसी स्टनिंग परफॉर्मेंस कॉस्ट्यूम डिजाइन की जो पूरे रूम में सबकी सांसें रोकने के लिए काफी हो, और एक पेंटर को ब्राइब करके ये मेक श्योर किया कि वो पिक्चर्स में इम्पॉसिबली रेडियंट दिखे। ऑफिशियल सेलिब्रेशन एल्बम में एम्परर ने उसको देखा, उसको बुलाया, और हो वान वान जो ऐसे मामलों में एक्सपर्ट थी, उसने कुछ ही दिनों में उस इंसान को पूरी तरह से अपनी उंगलियों पर लपेट लिया। फिर और ये वो पार्ट था जिसने लिन वुयान को सच में फिनिश कर दिया। हो वान वान के लिए लिखी गई उसकी पोएम की कहानी एम्परर के कानों तक पहुंच गई, और साथ ही ये रूमर्स भी फैलने लगे कि वो एक्चुअली लिन वुयान को फेवर करती है। एम्परर को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई और उन्होंने तुरंत उसकी जगह की तलाशी लेने का ऑर्डर दे दिया। उनको वहां से हो वान वान की एक पोर्ट्रेट मिली जो ऑलरेडी बुरी बात थी, लेकिन फिर उसके बेड के नीचे से उन्हें एक ऐसी फिगरीन मिली जिसमें बहुत सारी सिल्वर नीडल्स चुभी हुई थी और उस पर क्राउन प्रिंस का बर्थ डेट कार्व किया गया था। एम्परर शायद आगे चलकर हो वान वान वाली चीजों को भूल जाते और यहाँ तक कि कोर्ट और पब्लिक से ये सब छुपाने की कोशिश भी करते, लेकिन क्राउन प्रिंस को टारगेट करने वाला एक कर्स रिचुअल, या ये उन बातों में से थी जिसके बारे में लोग बात करना पसंद करते हैं। जल्दी ही ये रूमर पूरे महल में फैल गई और एम्परर आखिर में कुछ भी नहीं कर सके। एंड में उन्हें ब्लैक वाटर प्लेटफॉर्म के पास जाना ही पड़ा। वापस प्रेजेंट में आते हैं और इस बास्टर्ड को अब लिटरली घसीटा जा रहा था। लिन वुयान ने शेन लैंग के साथ आंखें मिलाई और चिल्लाकर पूछा, तुमने क्या किया, बताओ मुझे। और शेन लैंग ने बस सबसे इनोसेंट चेहरा बनाया और बोला, ब्रदर, मैं तो लिटरली पूरे टाइम अपनी बीवी के साथ घर पर ही था। मेरी पीठ दर्द से टूटी जा रही थी, मेरे पास इन सब का टाइम ही कहाँ था। लिन वुयान पूरे रास्ते चिल्लाता हुआ निकला, कंस्पिरेसी चिल्लाते हुए ये इल्लीगल है, और चिल्लाते हुए कि एम्परर ने उसे पार्डन कर दिया था। उन सोल्जर्स ने उस पर एक नजर भी नहीं डाली क्योंकि एम्परर ऑलरेडी इस आदमी से शदीद नफरत करते थे, और एम्परर ने ये मेक श्योर किया कि लिन वुयान का ये ट्रिप उसकी जिंदगी का सबसे वर्स्ट सफर बने कैपिटल के रास्ते पर।
उसको बेशुमार टॉर्चर किया गया और जैसे ही वे वहां पहुंचे उन्होंने डायरेक्टली उसकी गर्दन काट दी। उस इंस्पेक्टर की बर्बादी पूरी करने के बाद शेन लैंग घर गया, काफी मूडी फील करते हुए कि जब आप प्रैक्टिकली अनबीटेबल हो जाते हो तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाती है। टाइम पास करने के लिए वो चलकर जिन मुलान के पास जाता है और बोलता है, हे, क्या एक रिडल गेस करना चाहती हो? जिन मुलान अपनी आंखें घुमाती है। उसको अच्छी तरह पता था कि इसकी रिडल्स कभी एग्जैक्टली रिडल्स नहीं होती थीं, लेकिन जब उसने उसके उस छोटे से सैड पपी फेस को देखा तो वो मान गई। तो शेन लैंग फौरन इस मौके पर कूद पड़ा और उसको ये रिडल सुनाई जो मूनलाइट, एक व्हाइट क्राउन, एक काइंड वाइफ और दो दिलों के कनेक्ट होने के बारे में थी। बेसिकली वो लोकी उसे प्रपोज कर रहा था और अपनी इस हरकत में कूल बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि जिन मुलान ये प्रोसेस कर पाती कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, झांग जी दरवाजा तोड़ते हुए एक पैनिक में अंदर आया। हुआ यह था कि काउंट्स मैंशन के कुछ गार्ड्स को उठाकर लॉकअप में डाल दिया गया था और वो बंदा जिसने उन्हें छोड़ने से मना किया था वो डिमांड कर रहा था कि शेन लैंग पर्सनली आकर उन गार्ड्स के छुटकारे के लिए भीख मांगे। शेन लैंग बोलता है, आखिर ये नमूना है कौन? झांग जी बताता है कि वो लिन डुओ था, उस फैमिली का बेटा जिसने पहले भी शेन लैंग को बर्बाद करने की कोशिश की थी। उस लड़के ने बस 2 दिन पहले ही अपना मिलिट्री एग्जाम पास किया था और उसे यंशन में डेप्यूटी लीडर की जॉब मिल गई थी। अब नॉर्मली कोई लो रैंकिंग डेप्यूटी काउंट्स मैंशन के साथ मेस करने की हिम्मत भी नहीं करता, पर लिन डुओ के पास एक सीक्रेट वेपन था। वो शादी करके बहुत पैसे वाले परिवार में जा रहा था। कहते हैं कि वो काउंट वू जाओ का दामाद बनने जा रहा था, जिसके सदर्न प्रोविंस में हजारों ट्रूप्स थे। ट्विस्ट क्या था? वो काउंट की 300 पाउंड की तीसरी बेटी से शादी कर रहा था। लेकिन हे, लिन डुओ ने बड़े आराम से इस पॉइंट के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। काउंट ने उसे ऑलरेडी 1000 हाउस होल्ड्स के फुल लीडर की पोस्ट तक बम्प कर दिया था, इसलिए लिन डुओ को अब बड़प्पन वाला फील आ रहा था। हालांकि लिन डुओ सिर्फ पावर नहीं चाहता था, वो एक्चुअली लोगों की शक्ल पर ये सब रब करना चाहता था, स्पेशली वैंग लियान की। पिछली बार जब वैंग लियान ने अपना एग्जाम पास किया था, उसने लिन डुओ के सामने एक पागल की तरह शो ऑफ किया था, इसलिए अब ये पे बैक का सीजन चल रहा था। और आखिर शेन लैंग को पैरों में गिराने से बेहतर तरीका भला क्या हो सकता था? जब शेन लैंग वहां गया तो वो आउटसाइड से कंप्लीटली पोलाइट था, लेकिन वो इंटरनली लिन डुओ को ये बोलकर क्लाउन बना रहा था कि ये इंसान टोटली अपनी बीवी के परिवार की वेल्थ पर पल रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। लिन डुओ ने अपने पूरे बिग शॉट एक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन शेन लैंग ने उसके बीच सीधा कट किया और एक बॉम्ब ड्रॉप किया। लिन वू यान मर चुका है। इससे पहले कि वो रिस्पॉन्ड करता, लिन डुओ की आंखें पूरी खुल गई थीं। शेन लैंग ने स्मूथली उसे गार्ड्स को जाने देने को कहा, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली में कुछ गलत नहीं किया था। लिन डुओ बोलता है, नोप। उसने क्लेम किया कि उन गार्ड्स ने किसी को कुचलकर मार डाला है और वो आज रात उन गार्ड्स को इंटेरोगेट करने जा रहा है। शेन लैंग पॉइंट आउट करता है कि एक डेप्यूटी लीडर के पास ये करने की अथॉरिटी नहीं होती है। लिन डुओ पलट के जवाब देता है कि क्योंकि सोल्जर्स के फैमिली मेंबर्स विक्टिम्स में थे तो उसको मर्डर पर शक था, जिसने उसे सारी अथॉरिटी दे दी थी। तब लिन डुओ ने शेन लैंग के सामने 2 ऑप्शंस रखे। ऑप्शन 1, गार्ड्स को बाय फोर्स ले लो, लेकिन वो रिबेलियन जैसा लगेगा जो किंग को काउंट्स मैंशन के पीछे आने का एक्सक्यूज दे देगा। ऑप्शन 2, शेन लैंग पब्लिकली उसके सामने झुके और लिन डुओ से माफी मांगे, क्योंकि पिछली बार जब लिन डुओ के ओल्ड मैन टियान हैंग की मौत हुई थी, लिन डुओ को कैपिटल में शर्म की वजह से छुप कर रहना पड़ा था और वो कभी उस एम्बैरेसमेंट को भूल नहीं पाया। वो यही शर्म शेन लैंग को भी फील करवाना चाहता था। शेन लैंग अपना मूव ऑलरेडी फिगर आउट कर चुका था। वो शांत रहा और बोला, ऑल राइट, मुझे कल तक का टाइम दो, मुझे इस पर सोचने दो। लिन डुओ अग्री कर गया, ये सोचकर कि शेन लैंग बुरी तरह फंस चुका है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचा और वो पहले ही उसके ह्यूमिलिएशन को इमेजिन कर रहा था। वहां से वापस आते हुए शेन लैंग ने पीसेस को एक साथ जोड़ा। जिंगान के किंग काउंट और काउंट्स मैंशन की ओल्ड एनिमी, इसलिए उसको सस्पिशन था कि ये बास्टर्ड्स उसके खिलाफ टीम अप हो चुके हैं और उसे हर एंगल से एम्बुश कर रहे हैं। लेकिन शेन लैंग कंप्लीटली अनबॉदर्ड था। उसे पहले से ही एग्जैक्टली पता था कि इसे हैंडल कैसे करना है। मीनवाइल टाउन के उस पार वैंग लियन, जिसको लिन डुओ इतना मिस कर रहा था, वो एक्चुअली में अब तक जिंदा था। शेन लैंग ने उसे ऐसी बुरी तरह फटने नहीं दिया था, लेकिन उसकी रेबीज ने उसकी हालत को मिजरेबल कर दिया था। वो जिंदा था तो सिर्फ शेन लैंग के पेन किलर्स की वजह से। तो जब वैंग ली ने शेन लैंग को देखा, वो उसके पास भागा फाइट करने के लिए नहीं, बल्कि उन मेड्स की भीख मांगने के लिए। उसकी वो सारी नफरत जो शेन लैंग के लिए उसके दिल में थी, वो जा चुकी थी, कंप्लीटली गायब थी। शेन लैंग ने बोला, श्योर, तुम्हें पेन किलर्स मिल सकते हैं, लेकिन पहले मेरा एक काम कर दो। वांग लियन ने इमीडिएटली यस बोल दिया, बिना ये पूछे कि वो क्या काम था। शेन लैंग ने स्माइल की और कहा, तुम्हारा जिगरी यार लिन डुओ वापस टाउन में आया है और तुमसे मिलने के लिए मर रहा है। जाकर उसे एक सरप्राइज दो। आज रात थोड़ा ड्रंक हो जाओ और अगर गलती से तुम उसकी नेक पर बाइट कर लो और दोनों एक साथ पास आउट हो जाओ। वेल, ऐसा ही तो होता है जब पुराने दोस्त आपस में रीयूनाइट होते हैं, राइट?
कट टू आवर्स लेटर और अब हम लिन डुओ के रूम के बाहर थे। शेन लैंग वैंग लियान को अपने प्लान की डिटेल्स फिल इन कर रहा था और उसे याद दिला रहा था कि वो चाहे तो अभी भी वहां से जा सकता है, लेकिन अगर वो गया तो उसे पेन किलर्स नहीं मिलेंगे। मीनवाइल लिन डुओ अपने डैड के साथ था और उसके डैड टेंस थे क्योंकि ये इडियट गलत आदमी से पंगा ले रहा था, पर उसने उन्हें रिलैक्स करने को कहा, ये बोलते हुए लिन फैमिली अब आसमान छूने वाली है। शेन लैंग के बारे में स्ट्रेस मत लीजिए, मैंने सब हैंडल कर लिया है। उसके डैड ने उसकी हर एक बात पर यकीन कर लिया, हमेशा की तरह उस पर प्राउड थे। वो वापस अंदर जा ही रहे थे कि अचानक गेट पर एक कमोशन होने लगा। एक सर्वेंट भागता हुआ आया और बोला कि कोई आदमी खुद को लिन डुओ का क्लोज फ्रेंड बताकर जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा है। लिन डुओ ने वांग लियान को चिल्लाते हुए सुना और तुरंत बोला, उसे अंदर आने दो। ये एग्जैक्टली वही था जो उसे अपना बड़ा कमबैक कंप्लीट फील करने के लिए चाहिए था। जब उसने वांग लियान को एक टोटल मेस की तरह देखा तो लिन डुओ को अमेजिंग फील हुआ। ये डूड पहले हमेशा उसके सामने शो ऑफ किया करता था। तो लिन डुओ ने अपना कंसर्न फ्रेंड वाला एक्ट शुरू किया, उसकी उठने में हेल्प की और बोला, ब्रो तुम्हें क्या हो गया, हम फैमिली हैं, तुम मेरे सामने इस तरह बो क्यों कर रहे हो। वांग लियान फुल एक्टर मोड में आ गया और उसने एक पूरी ड्रामेटिक स्टोरी सुना डाली कि कैसे उसने सिटी लॉर्ड लिन वू यान की कॉन्क्यूबाइन के साथ मेस अराउंड किया था और अब लिन वू यान उसे मारना चाहता था, इसलिए उसे लिन डुओ की प्रोटेक्शन चाहिए थी। लिन डुओ ने पहले सरप्राइज्ड होने की एक्टिंग की, फिर वांग लियान को डायरेक्टली अपने अंडर काम करने का ऑफर दिया। वांग लियान ने तुरंत उसे मास्टर बुलाया और लिन डुओ खुशी से हवा में उड़ने लगा। किसी ऐसे इंसान को अपने पैरों में गिरा देखने से बेहतर और कुछ नहीं लगता जो पहले हमेशा टॉप पर हुआ करता था। तो लिन डुओ ने एक वेलकम डिनर थ्रो किया। वांग लियान ये भूला नहीं था कि शेन लैंग ने उसे क्या करने को कहा था। उसने वेट किया जब तक लिन डुओ अच्छी तरह से टिप्सी नहीं हो गया, फिर उसने पास आउट होने का नाटक किया। फिर वांग लियान दबे पांव उसके पास गया, उसने लिन डुओ का कॉलर ओपन किया और उसकी नेक पर बाइट कर लिया। अगली सुबह लिन डुओ उठा और उसने वांग लियान को अपने बेड पर देखा। वो पूरी तरह फ्रीक आउट हो गया। वो आंसर्स डिमांड कर रहा था, पर उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि शेन लैंग ने पहले ही चुपचाप यान हाउस होल्ड से किसी को भेजकर लिन डुओ की फैमिली को टिप ऑफ कर दिया था। जब फैमिली उसके क्वार्टर्स पर पहुंची तो वो सीधा लिन डुओ और वांग लियान के उस सीन के बीच में आ गए। ओल्ड मैन को लगभग हार्ट अटैक ही आ गया था। लिन डुओ अभी भी हकलाते हुए बोलने की कोशिश कर रहा था, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी शेन लैंग अंदर आया और बोला, माय आईज, मैं प्रैक्टिकली अभी एक बच्चा हूं, मैं इस सब को अनसी कैसे करूंगा। लिन डुओ को शेन लैंग से डील करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि फैमिली एल्डर वू जियान ऑलरेडी उसके चेहरे पर चिल्ला रहा था, लिन डुओ क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। लिन डुओ ने वांग लियान को धक्का देकर दूर किया, फ्रैंटिकली अपने कपड़े पहने और अपने घुटनों पर गिर गया, ये कसम खाते हुए कि उसे फंसाया गया है। फिर वांग लियान ने कंप्लीटली स्क्रिप्ट फ्लिप कर दी। लिन डुओ की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, सर प्लीज मेरे लिए स्टैंड लीजिए। मैं यहाँ आया क्योंकि ये मुझे ढूंढने के लिए बार बार लोगों को भेज रहा था। मुझे लगा ये कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, पर इस एनिमल ने मुझे ड्रग कर दिया। और इससे पहले कि वू जियन कुछ भी रिएक्ट कर पाता, शेन लैंग आगे आया अपनी सबसे बेस्ट फेक नोबल आवाज बनाते हुए, वांग लियान भले ही तुम मेरे एनिमी हो, पर मैं एक मैन ऑफ जस्टिस हूँ। मैं बस यहाँ खड़े होकर ये सब होते हुए नहीं देख सकता। मैं पर्सनली तुम्हें गार्ड्स प्रोवाइड करूंगा जो तुम्हें गवर्नर के ऑफिस तक एस्कॉर्ट करेंगे ताकि तुम एक कंप्लेंट फाइल कर सको। अब तक लिन डुओ 100% जान चुका था कि ये सब शेन लैंग का किया धरा है। ऑफ कोर्स शेन लैंग ने इनोसेंट प्ले किया। मैं तो आज बस अपना कल वाला आंसर देने आया था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इस सब में चलकर आ जाऊंगा। ब्रदर वांग लियान, चलो वो कंप्लेंट फाइल करते हैं। पर उस ओल्ड मैन ने उसे रोकने को कहा। शेन लैंग पीछे मुड़ा। क्या? बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसने हमारे लड़के से पूछा इसे क्या चाहिए, और फिर बोला, मेरे कुछ मैन यहाँ हैं जिन्हें तुमने बिना किसी रीजन के लॉकअप में डाला हुआ है। मुझे मेरे आदमी वापस चाहिए। वू जियान ने लिन डुओ को उन सोल्जर्स को रिलीज करने के लिए कहा। लिन डुओ अंदर ही अंदर सीथिंग कर रहा था, पर उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। जैसे ही सारे गार्ड्स फ्री हो गए, शेन लैंग ने एक आखिरी बार चाकू को ट्विस्ट किया। ओ, और मैं वांग लियान को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। मुझे डर है कि तुम उसे साइलेंस करने की कोशिश कर सकते हो। और बस ऐसे ही वो वांग लियान को अपने साथ घसीटते हुए बाहर निकल गया। पर शेन लैंग अभी लिन डुओ के साथ खत्म नहीं हुआ था, नॉट इवन क्लोज। उसके पास और भी बड़े प्लान्स थे। मीनवाइल वू जियान, जो फैमिली एल्डर था, वो चीजों को एक साथ जोड़ना शुरू करता है। उसने नोटिस किया कि वांग लियान लाइट के लिए अजीब तरह से सेंसिटिव लग रहा था, और उसने लिन डुओ की नेक पर उस बाइट मार्क को भी क्लॉक कर लिया था। वू जियान का बड़ा भाई होने के नाते वो काफी कुछ जानता था। उसने लिन डुओ से ओरिजिनल पेमेंट की ट्रिपल अमाउंट डिमांड करना शुरू कर दिया, साथ ही कवर स्टोरीज भी कुक अप कर रहा था। और इस पूरे टाइम उसकी आंखें बार बार लिन डुओ की नेक की उस वूंड पर जा रही थीं। वापस काउंट्स मैंशन में शेन लैंग चलते हुए अंदर आया और काउंट जिन सकाई को थम्स अप दिया। मिशन डन, गार्ड्स रेस्क्यूड।
हर कोई सेफ घर वापस आ गया। काउंट जिन सकाई थ्रिल थे, पर वो शेन लैंग को अपने खुद के यूजलेस बेटे से कंपेयर करके थोड़ा बम्ड फील किए बिना नहीं रह सके। फिर शेन लैंग ने एक ऐसी बात उठाई जो उसे बग कर रही थी। हे, वो वूजियन वाला आदमी मुझे थोड़ा अजीब लगता है। काउंट जिन सकाई ने उसको डिटेल्स दी। अपेरेंटली 20 साल पहले वूजियन ने एक बड़े टाइटल के लिए काउंट ऑफ जिंगान से कम्पीट किया था और वो हार गया था क्योंकि उसकी लाइन आगे बढ़ाने के लिए उसके पास कभी बच्चे ही नहीं थे। इससे पहले कि शेन लैंग उस आदमी के लिए थोड़ा भी सॉरी फील कर पाता, बटलर दौड़ता हुआ अंदर आया। सर, बाहर विलेजर्स और विलेज एल्डर्स आए हैं और आपसे मिलने की डिमांड कर रहे हैं। शेन लैंग ने साई किया। अब कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? और बाहर ये देखने गया कि आखिर चल क्या रहा है। पता चला कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस साल सिल्कवर्म ककून की हार्वेस्ट मैसिव हुई थी, पर पूरे शहर में एक भी सिंगल मर्चेंट उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं था। और ये सिर्फ अनोइंग नहीं था, ये एक क्राइसिस था। स्टेट के 100,000 फार्मर्स में से 70,000 लोग सर्वाइव करने के लिए सिल्क फार्मिंग पर डिपेंड करते थे। नो बायर्स का मतलब था उन 70,000 लोगों के लिए नो इनकम, और उसके ऊपर से काउंट्स मैंशन के ईयरली रेवेन्यू का 1/4 हिस्सा ककून सेल्स के टैक्स से आता था, तो पूरे एस्टेट के फाइनेंसेस कोलैप्स होने वाले थे। चीजों को और बुरा बनाते हुए ककून ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। अगर उन्हें टाइम पर प्रोसेस नहीं किया गया तो अंदर से मॉथ्स निकल आते हैं और सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। विलेजर्स ने एक्सप्लेन किया, सू फैमिली और लिन फैमिली दोनों ने ही बाय करने से इनकार कर दिया है। यहां तक कि दूसरी काउंटीज से आने वाले सिल्क मर्चेंट्स जो हर साल आते थे, वे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और इस मेस में एक एक्स्ट्रा ट्विस्ट ऑफ द नाइफ ये था कि सू फैमिली के हेड और उसकी बेटी ने कहा था कि अगर कोई उनके साथ नेगोशिएट करेगा तो वो शेन लैंग खुद होना चाहिए जो चलकर उनके दरवाजे पर आएगा। शेन लैंग ने इंस्टेंटली पहचान लिया कि ये एक सेटअप था, पर उसने अपना कूल मेंटेन किया और विलेजर्स से बोला, डोंट वरी, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। फिर अपने मन में बड़बड़ाया, ये लोग सच में अपनी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं रखते, है ना? मैं अभी अभी लिन डुओ को कंप्लीटली रैक करके आया हूं और अब सू फैमिली मुझे ट्राई करना चाहती है। 1 घंटे बाद शेन लैंग सू रेजिडेंस पर पहुंच गया और सीधा मुद्दे पर आया। तो तुम लोगों में सच में दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत थी? हुआ कुछ यूं था, सू फैमिली ने पहले उस रेसिपी का यूज किया था जो शेन लैंग ने गोल्डन सिल्क के लिए बनाई थी, उसे क्राउन प्रिंस को प्रेजेंट किया और उससे एक रॉयल सील ऑफ अप्रूवल हासिल कर ली। अब उन्हें और चाहिए था। उनकी डील ये थी, पर्पल और रेनबो डाइस की रेसिपीज उनके हवाले कर दो और वे ककून्स खरीद लेंगे, पर सिर्फ हाफ प्राइस पर। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया था कि वे ब्लफ नहीं कर रहे थे। शेन लैंग को वार्निंग देते हुए कहा कि पूरे सदर्न प्रोविंस ने एग्री किया है कि वे ककून्स नहीं खरीदेंगे। बेसिकली उन्होंने उसे कॉर्नर कर दिया था। उन्होंने उसे डिसाइड करने के लिए 3 दिन दिए, पर ना, शेन लैंग इन लोगों से दबने वाला नहीं था। उसने बेसिकली उनके मुंह पर हंस दिया, उन्हें बताया कि वे एब्सोल्युटली डिल्यूजनल हैं अगर उन्हें लगता है कि वो इन सब के आगे झुक जाएगा, और वहां से निकल गया। पर वापस काउंट्स मैंशन में उसने वो पूरा टेंस एक्ट ड्रॉप कर दिया और बस चिल वाइब कर रहा था, जिन मुलान के साथ चेस खेलते हुए जो वैसे एब्सोल्युटली बुरी तरह से हार रही थी। और अपने एब्सोल्यूट फूल वाले नेचर के हिसाब से उसने सोते हुए ड्रैगन को पोक करने का फैसला किया और उसको इस बात पर टीज करना शुरू कर दिया। तो नेचुरली उसने सीधा जगुलर पर वार किया। उसने अपना सिर थोड़ा टिल्ट किया और पोलाइटली पूछा, कल रात तुम एग्जैक्टली क्या कर रहे थे? शेन लैंग के इंस्टेंटली पूरे पसीने छूट गए। कुछ नहीं, बस बिंग को पढ़ना सिखा रहा था। जिन मुलान ने उसे मैनकाइंड के सबसे फ्लैटेस्ट एक्सप्रेशन के साथ घूरा। अपने आर्म्स उसके अराउंड रखकर और माउथ टू माउथ सिखा रहे थे। उसने उस बात को 1 सेकंड के लिए वहीं सेट होने दिया। और क्या मैंने तुम्हें ये बकवास करते हुए नहीं सुना कि हम एक ऐसा कपल हैं जिसके बीच जीरो एक्शन है? कुछ ऐसी बात कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो अब तक बिंग का बच्चा कुछ महीनों का हो चुका होता। शेन लैंग जो अपनी पीक शेमलेसनेस पर ऑपरेट कर रहा था, उसने इमीडिएटली बिंग को पूरी तरह बस के नीचे फेंकने की कोशिश की। माय लेडी, मैं हर चीज की कसम खाकर कहता हूँ कि वह खुद मेरे ऊपर आई थी। आपको पता है कि मैं डीप प्रिंसिपल्स और आयरन सेल्फ कंट्रोल वाला आदमी हूँ। जिन मुलान ऑलरेडी मुट्ठियां भींचे उसकी तरफ बढ़ रही थी, उस नॉनसेंस के एक सिंगल सिलेबल को और एंटरटेन करने के मूड में नहीं थी। एक मोमेंट बाद मैंशन की हर दीवार से चीखें गूंज रही थीं। तो वो 3 दिन जो सू क्यानशन ने उसे दिए थे वो लगभग खत्म हो चुके थे। क्लॉक पर सिर्फ 1 दिन बचा था। टेरिटरी में डेली नई फ्रेश रूमर्स फैल रही थीं, हर एक पिछली वाली से ज्यादा जूसियर। शेन लैंग ने बैकअप ऑप्शन के तौर पर लिन फैमिली के सिल्क बिजनेस में स्लाइड करने की कोशिश की थी, पर उस पूरे लिन डुओ वाले मेस के बाद वो उसको टच भी नहीं कर रहे थे। वे एक्चुअली सीधा दौड़ते हुए सू फैमिली के पास गए सब कुछ स्पिल करने के लिए। उसकी बातों में मत आना, उसको अंदर मत आने देना। और सू क्यानशन, वो हर एक सिंगल मोमेंट को सेवर कर रही थी, ऑलरेडी फैंटेसाइज कर रही थी कि शेन लैंग उसके दरवाजे पर आएगा, अपना सिर झुकाए, भीख मांगने के लिए रेडी। ये इमेज प्रैक्टिकली उसको रात में वार्म रख रही थी। और जैसा सोचा था, टाइम एक्सपायर होने और कुकून्स के खराब होने के वर्ज पर होने के कारण डेस्परेट विलेजर्स वापस मैंशन आए जब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। शेन लैंग ने उनमें से हर एक की आंखों में देखा और बोला,
सू फैमिली मुझे जिस भी ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस में डालना चाहती है मैं वो सब झेल लूंगा, जब तक कि तुम सबके टेबल पर खाना और पॉकेट में कॉइन्स हैं। विलेजर्स इस बात से जेन्युइनली टूट गए थे, बो कर रहे थे, उसको थैंक यू बोल रहे थे, कुछ तो मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रहे थे। तो शेन लैंग चलकर सू रेजिडेंस में गया और उसने पर्पल और रेनबो डाई फॉर्मूला सीधा टेबल पर रख दिए। सू कियानशन खुद को जोर जोर से कैकल करने से मुश्किल से रोक पा रही थी। फाइनली शेन लैंग वहीं था जहां वो उसको चाहती थी, पूरी तरह फंसा हुआ जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पर ऑफ कोर्स वो उसको पुश करती रही। ये काफी नहीं है, उसने कहा, तुम उन सब चीजों के लिए भी अपोलोजाइज करोगे जो तुमने मेरे साथ की हैं। शेन लैंग बिना एक बार आंख झपकाए कि अनशन में गलत था, ट्रूली डीपली गलत था। प्लीज उस चीज की खातिर जो कभी हमारे बीच हुआ करती थी इस बात को जाने दो। पर वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी। वो चाहती थी कि वो बाउंडलेस रोमांटिक अफेयर्स की हर एक कॉपी को भी जला दे, हर एक आखिरी कॉपी को। शेन लैंग ने नेगोशिएट करने की कोशिश की, मैं इसे पब्लिकली जला दूंगा पर तुम ककून्स को फुल प्राइस पर खरीदोगी। सू कियानशन बोलती है 60%, ये मेरा ऑफर है, इसे लो या फिर खाली हाथ वापस जाओ। उसने अपने आर्म्स क्रॉस किए, और तुम इसे यहां हमारे सामने जलाओगे। मैं तुम्हें ये करते हुए खुद देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा चेहरा जब ये सब क्लोजअप में होगा और तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। Cut to a few moments later. बाहर हमारा लड़का अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा था। उसने पर्सनली अपनी ही बुक की हजारों कॉपीज को उसके ठीक सामने आग लगा दी। सू फैमिली ने उन ककून्स को प्राइस के सिर्फ 60% पर खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फार्मर्स बेसिकली रोते हुए अपना सामान बेच रहे थे। और सू कियानशन ने सिर्फ शुरुआती 300,000 पाउंड खरीदे, फिर सबके सामने अनाउंस किया, डोंट वरी, हम बाकी सब भी खरीद लेंगे। हमें बस शेन लैंग के साथ कुछ और चीजें वर्कआउट करनी है पहले। वो इस प्रोसेस को लंबा खींचने का प्लान कर रही थी और शेन लैंग से जितनी हो सके उतनी ह्यूमिलिएशन निचोड़ना चाहती थी। फिर सू वर्कशॉप अपनी फुल स्पीड पर रन होने लगी। पानी उबल रहा था, सिल्क एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था और टेम्परेचर हर जगह 45 डिग्री सेल्सियस के पार क्रैंक अप हो चुका था, जिसमें स्टोरेज रूम्स भी शामिल थे। फिर अचानक से ककून्स में आग लग गई। उन्होंने आग बुझाने के लिए सब कुछ ट्राई किया, पर क्या पूरी जगह जलकर राख नहीं हो सकती थी? वहां काउंट्स मैंशन के टावर पर शेन लैंग अपने चेहरे पर सबसे बड़ी स्माइल के साथ उस आग की ग्लो को दूर से देख रहा था। सू फैमिली के बाय करना शुरू करने से एक रात पहले उसने चुपके से कुछ ककून्स के अंदर व्हाइट फॉस्फोरस स्टफ कर दिया था। व्हाइट फॉस्फोरस 40 डिग्रीज के ऊपर किसी भी टेम्परेचर पर इग्नाइट हो जाता है। उनको एक ऐसी सिल्क वर्कशॉप में मिक्स करो जो 45 डिग्रीज पर रन कर रही हो, और या रिजल्ट तो इनएविटेबल था। बाद में जिन मुलान को ये पूरा व्हाइट फॉस्फोरस वाला प्लान एक्सप्लेन करते वक्त शेन लैंग ने उसके गाल पर एक किस स्नीक इन करने का मौका भी ढूंढ लिया। चारों तरफ बड़ी जीत हो रही थी। वो डाई फॉर्मूलाज, वो अपॉलॉजी, बुक जलाना, ये सब बस एक डिस्ट्रैक्शन था। असली गेम तो पहले ही सेट इन मोशन किया जा चुका था। सू फैमिली का हेड एक बैंक्वेट में था, लिटरली सेलिब्रेट कर रहा था कि कैसे उन्होंने काउंट्स मैंशन के ककून्स को डर्ट चीप प्राइस में हासिल कर लिया था। तभी सू कियानशन को दूर डिस्टेंस में कुछ अजीब दिखाई दिया, आग जो उनकी वर्कशॉप की डायरेक्शन में थी। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह पॉसिबल नहीं है, पर तभी सर्वेंट्स दौड़ते हुए अंदर आए। वर्कशॉप में आग लग गई है, सब कुछ खत्म हो गया। फैमिली हेड को यकीन ही नहीं हुआ। एक ऐसी जगह जहां पानी के टैंक्स और स्टीम भरे हुए हों, वहां आग कैसे लग सकती है? वो मैसेंजर पर चिल्लाने लगा। वो सर्वेंट कांपते हुए बस इतना बोला, आपको सच में खुद चलकर देखना चाहिए। जब वो वहां पहुंचे तो वो पूरी तरह साइलेंस में खड़े थे। डेकेड्स का काम कंप्लीटली गायब, बस राख बची थी। वर्कर्स ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मल्टीपल स्टोरेज रूम्स में एक साथ आग लग गई और पानी से कुछ नहीं हो रहा था। फैमिली हेड पूरी तरह आपे से बाहर हो गया और उसने तुरंत शेन लैंग पर ब्लेम डाल दिया, डिमांड की कि लू वान गार्ड्स को लेकर जाए और उसको अरेस्ट करके लाए। लू वान ने फ्लैटली मना कर दिया, तुम्हारा प्रूफ कहां है? और यही वो वक्त था जब सू फैमिली के हेड को सच में फील हुआ कि शेन लैंग एग्जैक्टली कितना डेंजरस था। वो रैंट करने लगा कि उसके पास प्रोविंशियल ऑफिसर्स और गवर्नर का सपोर्ट है, प्लस प्रिंस की कैलिग्राफी सील भी है। सू कियानशन को अपने डैड को पीछे खींचना पड़ा। डैड, ये सही वक्त नहीं है। हमने ऑलरेडी वेस्टर्न रीजन के मर्चेंट से एक बड़ा डिपॉजिट ले रखा है। अगर हम डिलीवर नहीं कर पाए तो हम कॉम्पेंसेशन पे करने के लिए फंस जाएंगे। हमारी रेपुटेशन इस वक्त सब कुछ है। इस बात ने उसे होश में ला दिया। लिन फैमिली का हेड कन्वीनियंटली ठीक उस वक्त वहां पहुंचा। उनकी वर्कशॉप को फ्री में ऑफर करने लगा, पर एक कंडीशन के साथ, वे सब मिलकर शेन लैंग के खिलाफ टीम अप करेंगे। लेकिन लिन फैमिली की वर्कशॉप मिलने के बाद भी सू फैमिली की प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। उन्होंने इस साल पूरे प्रोविंस में बाइंग स्प्री कर रखी थी और सदर्न प्रोविंस के लगभग सारे कोकून्स ऑलरेडी खरीद लिए थे। अब जब उनका स्टॉक पाइल जलकर राख हो गया था तो वेस्टर्न मर्चेंट का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए कोकून्स खरीदने की इकलौती जगह काउंट्स मैंशन बची थी। शेन लैंग की जगह
काउंट्स मैंशन के पास एग्जैक्टली उतने ही 3 मिलियन पाउंड थे जितने की उन्हें जरूरत थी। इस सबसे आयरॉनिक ट्विस्ट में सू फैमिली को अब शेन लैंग के आगे रेंगते हुए आना पड़ेगा। मीनवाइल झांग जी झांग चोंग के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए मार्की अनबे और फिर काउंट ऑफ जिनहाई से मिलने गया। वो एम्परर के लिए काम कर रहा था और अभी उसका मिशन ज्यादा से ज्यादा एलाइज कलेक्ट करना और जिन मैंशन पर सीज लॉन्च करना था। कट बैक कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था। ओल्ड मैन ने उनको एडवाइस दी थी कि कोई भी स्टूपिड चीज ना करें और अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें, और ये उसकी गाइडेंस के साथ काम कर गया। लिन डुओ पिछली हरकतों के बावजूद अपने फादर इन लॉ की गुड बुक्स में आ गया। हेल उसको प्रमोट भी कर दिया गया और अब वो मार्की अनबे के अंडर काम कर रहा था और उसे तुरंत ऑर्डर्स मिल गए थे कि वो एलाइज इकट्ठा करे और जिन मैंशन के लोगों को हरास करे। उसके फादर इन लॉ ने उसे अपने हिसाब से एक्ट करने की पूरी फ्रीडम दे दी थी और यहाँ तक कि ये भी कहा था कि वो लिमिट क्रॉस करने से न डरे। उन्हें काउंट को सफर करवाना है, चाहे इसकी कॉस्ट कुछ भी हो। इसमें उसकी पुरानी नफरत जो उसके दिल में शेन लैंग के लिए थी उसे ऐड कर लो। वो ऑल आउट गया, उनके लिए हर तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगा। कट टू द जिन मैंशन और हमारा लड़का पूरी तरह से अपने एलिमेंट में था। वो बिंग की एक पोर्ट्रेट स्केच कर रहा था, उसे एंशिएंट वर्ल्ड के वेलेंसिया फिल्टर का इक्विवेलेंट दे रहा था, हर एज को सॉफ्टन करते हुए, हर कर्व को ब्राइटन करते हुए। वे लोग अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम बिता रहे थे जब जिन शाओ न्यूज लेकर आया कि सू कियानशन उससे मिलने आई है। एक मोमेंट बाद मेन हॉल में सू कियानशन ने अपनी एंट्रेंस ली और गुड लॉर्ड उसने क्या तो एंट्री ली थी। वो स्टनिंग लग रही थी, एब्सोल्युटली किल करने के लिए ड्रेस थी और शेन लैंग की तरफ उसकी पूरी एनर्जी इतनी बुरी तरह फ्लिप हो चुकी थी कि प्रैक्टिकली लेफ्ट स्किड मार्क्स। शेन लैंग ने उसके आउटफिट पर एक लॉन्ग लुक डाला और उसे फील हुआ जैसे उसके ब्रेन में कुछ क्लिक हुआ हो। वेट, ये एग्जैक्टली वैसा ही आउटफिट है जैसा मैंने उस कैरेक्टर के लिए बुक में ड्रेस किया था। उसने लिटरली खुद को बाउंडलेस रोमांटिक अफेयर्स से डिटेल बाय डिटेल कॉस्प्ले किया था। इस औरत ने अपनी रिसर्च की थी, पूरी तरह कमिटेड थी और इसे एक आर्मर की तरह या शायद एक पीस ऑफरिंग की तरह पहन कर आई थी। वो श्योर नहीं था कि दोनों में से क्या था और ऑनेस्टली इस बात ने सब कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। ये सच में मजाक नहीं कर रही है। फिर अपने फाइनल ब्लो के लिए सू कियानशन ने अपनी आस्तीन के अंदर हाथ डाला और उसकी बुक की एक कॉपी बाहर निकाली और बोली, मास्टर शेन, मैंने इसे 11 बार पढ़ा है, कवर टू कवर। इससे पहले मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो इसके सामने एमेचर स्क्रिबलिंग जैसा लगता है। इसका सेकंड वॉल्यूम कब आ रहा है, क्योंकि मैं इसके लिए डेस्परेट हूँ। शेन लैंग ने कामली अपनी चाय उठाई, एक स्लो सिप ली और बोला, एब्सोल्युटली नथिंग। उसने आंख तक नहीं झपकाई। वो कंप्लीटली उसकी तरफ झुकी अपने सारे एसेट्स यूज करते हुए और बोली, मास्टर शेन, यहाँ तक कि एक सिंगल रात भी दो लोगों के बीच एक बॉन्ड क्रिएट कर देती है। मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शेन लैंग ने अपना कप नीचे रखा और अपने सामने वाली सीट की तरफ इशारा किया। फिर उसने उसे ये एक्ट बंद करने को कहा और बोला, मुझे एग्जैक्टली पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम सॉरी नहीं हो। तुम्हें अपनी फैमिली को उस गड्ढे से बाहर निकालना है जिसमें वे दफन है और अपनी बची खुची रेपुटेशन को पूरी तरह खत्म होने से पहले सैल्वेज करना है। उसने अपना सिर हल्का सा टिल्ट किया। ये ठीक है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बिजनेस बिजनेस होता है, इसे वैसा ही रखते हैं। सू कियानशन ने स्माइल किया और अपनी पिच में स्लाइड किया। 3 मिलियन पाउंड, मार्केट प्राइस का 1.5 टाइम ज्यादा, और हम तुम्हारे सारे सिल्क ककून्स खरीद लेंगे। पहले वो सोच रही थी कि वो स्मार्ट है, पर तभी हमारे लड़के ने उसे रोका, 3 उंगलियां उठाई और बोला, ट्रिपल। उसने आंखें झपकाई, उसकी तरफ घूर कर देखा। ट्रिपल? तुम हमारा हर एक आखिरी कतरा निचोड़ लेना चाहते हो? वो श्रग करता है और बोलता है, अगर तुम नहीं खरीदोगी तो हम अपनी खुद की वर्कशॉप बिल्ड कर लेंगे। वो मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम्हारे पास वर्कशॉप नहीं है, तुम्हारे पास वर्कर्स नहीं है। शेन लैंग स्लोली स्माइल करता है, तुम्हारी फैमिली के डूबने के बाद हमारे पास होंगे, तुम्हारे वर्कर्स बस हमारे बन जाएंगे। सू कियानशन झटके से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तुम हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हो। वो तेजी से मुड़ी, अपनी वार्निंग को एक ब्लेड की तरह टेबल पर पटकते हुए बोली, काउंट्स मैंशन पर एक बहुत बड़ा सीज आने वाला है और अगर वो 1.5x पर एग्री करता है तो वो पर्सनली मेक श्योर करेगी कि उसके पेरेंट्स और उसका भाई इस सब में कंप्लीटली सेफ रहें। पर ना, इस बात का शेन लैंग पर थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ और उसने बस उसे दरवाजा दिखा दिया। वो पैनिक हो गई और उसने प्राइस डबल कर दी, फिर भी जवाब नो था। फ्रस्ट्रेटेड और बिना किसी आगे के रास्ते के उसने उसकी बुक की वो कॉपी फाड़ दी जो उसने पकड़ रखी थी। फिर आखिरकार अपने दांत पीसते हुए बोली, फाइन ट्रिपल, एक एक आखिरी कॉइन ले लो और उस पे चोक हो जाना। और दोस्तों, ये वो अमाउंट नहीं थी जो ये लोग आसानी से अफोर्ड कर सकते थे। सू फैमिली को अपनी 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें गिरवी रखनी पड़ी। एक प्राइवेट मनी सोसाइटी से 60,000 गोल्ड कॉइन्स उधार लेने पड़े और उनके पास जो कुछ भी बचा था सब स्क्रैप करना पड़ा सिर्फ इस 3 मिलियन को अफोर्ड करने के लिए। फार्मर्स बियॉन्ड ग्रेटफुल थे। काउंट्स मैंशन ने अकेले टैक्सेस में ही 188,000 गोल्ड कॉइन्स क्लियर कर लिए।
टेरिटरी में हर एक शख्स जीत गया सिवाय सू फैमिली के, जो बेसिकली अंदर से खोखली हो चुकी थी। मीनवाइल वो बास्टर्ड लिन डुओसू वूल कोर्ट पर अटैक कर रहा था और हर तरह की प्रॉब्लम कॉज करने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसके फादर इन लॉ ने उसे कहा था। पर जिन मुलान इसमें से कुछ भी झेलने के मूड में नहीं थी। वो एग्जैक्टली वहीं मौजूद थी और उसके हर एक छोटे से स्कीम को स्टार्ट होने से पहले ही शट डाउन कर रही थी। ये डूड बेसिकली हर बार किसी दीवार में जाकर टकरा रहा था। लेकिन ये इडियट इकलौती प्रॉब्लम नहीं था जिसको काउंट फेस कर रहे थे, क्योंकि सू नान, जो काउंट का एक लॉन्ग टाइम एलाई, ट्रस्टेड इनर सर्कल का पार्ट और मॉमी जिनका भाई था, उसने चुपके से अपनी साइड स्विच कर ली थी और अब एम्परर के साथ उनके बिस्तर में जा चुका था। मीनवाइल झांग चोंग वो सांप काउंट जिन सकाई के लिए ट्रबल स्टर करना कंटिन्यू किए हुए था। सेम टाइम पर झांग चोंग हर जगह कनेक्शंस बना रहा था और मिथिकल टर्टल काउंट के लिए और भी दुश्मनों और मुसीबतों को खड़ा कर रहा था। एग्जाम्पल के लिए वो गया नॉर्दर्न गार्ड मार्की नांगोंग एओ के पास, जो यूके किंगडम की मिलिट्री के 5 सबसे बड़े लीडर्स में से एक और एक टॉप टियर मार्शल आर्ट्स मास्टर था। झांग चोंग का मेन मकसद था नॉर्दर्न गार्ड मार्की के हेयर नांगोंग को बनाना, ताकि वो एक आर्मी लीड करके सदर्न ओएंग कंट्री में जाकर रिबेलियन को खत्म करे, एक वैनगार्ड की तरह सर्व करते हुए। साउथ के नोबल्स की यंगर जनरेशन में जिन हाई काउंट्स मैंशन का तांगयान स्वॉर्ड्समैनशिप में नंबर 1 पर आता है। लेकिन हॉर्समैनशिप और ट्रूप्स को लीड करने की बात आए तो नॉर्दर्न गार्ड मार्की का एयर नंगोंग शिया रैंक फर्स्ट करता है। नंगोंग आओ भले ही एक वॉरियर था, पर वो तुरंत झांग चोंग के इरादों को समझ गया। अगर वो अपनी प्राइवेट आर्मी भेजकर सदर्न ओएंग कंट्री में रिबेलियन को दबाने का लीड लेता है तो ये एम्परर को एक परफेक्ट एक्सक्यूज दे देगा बाकी नोबल्स को भी अपनी प्राइवेट आर्मी सदर्न ओएंग कंट्री के बैटलफील्ड पर भेजने का ऑर्डर देने के लिए। ये ओल्ड नोबल फैमिलीज को बुरी तरह से कमजोर करने का एक सुनहरा मौका बन जाएगा। इसलिए नॉर्दर्न गार्ड मार्की नंगोंग आओ, जो अब न्यूट्रल नहीं रहेगा, वो सबकी बुराइयों और क्रिटिसिज्म का टारगेट बन जाएगा। हालांकि झांग चोंग ने ऑफर ही इतना बड़ा दिया था, वो नंगोंग के सेकंड सन नंगोंग पिंग को चीफ क्लर्क की पोस्ट दिला सकता था। आखिरकार नंगोंग पिंग सिर्फ एक पैलेस सेंट्रल ऑफिशियल था, एक छोटा सा 7th रैंक ऑफिसर, जबकि प्रीफेक्चर गवर्नमेंट ऑफिस में चीफ क्लर्क की हाईएस्ट रैंक 6th होती थी। इसका सीधा सा मतलब था कि नंगोंग पिंग को डायरेक्टली 3 लेवल्स का प्रमोशन मिल जाएगा। हेयर और सेकंड सन दोनों को इतने बड़े फायदे मिलने पर नॉर्दर्न गार्ड मार्किस के लिए इस ऑफर को रिफ्यूज करना लगभग इम्पॉसिबल था। फिर झांग चोंग ने हिडन ओरिजिन सोसाइटी के एक मेंबर शू से मुलाकात की और उन्होंने मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन से निपटने का अपना फाइनल प्लान और आगे लूट का हिस्सा कैसे बटेगा सब सेट कर लिया। लेकिन ठीक उसी वक्त झांग चोंग का बेटा झांग जी भागता हुआ आया रिपोर्ट करने, फादर एक हादसा हो गया है। सू कियानशन की बड़ी वर्कशॉप आग में पूरी तरह जलकर राख हो गई है। हमारे सारे रिजर्व फंड्स खत्म हो गए। पता चला कि इस मैनिपुलेशन के चलते सू फैमिली का सारा गोल्ड तबाह हो गया था, जिसने उन्हें लगभग बैंकरप्ट कर दिया था। और इस वजह से झांग चोंग, जो मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन के पीछे पड़ा था, अब आगे के फंड्स के बिना कंप्लीटली कंगाल हो गया था। हिडन ओरिजिन सोसाइटी के लोग तुरंत समझ गए कि झांग चोंग ने जो सू फैमिली के साथ मैरिज अलायंस किया था वो सिर्फ सू फैमिली के पैसों के लिए था। इसलिए उसने कहा, लॉर्ड झांग चोंग, मेरी फैमिली में एक छोटी बहन है, वो इस साल 18 की हुई है, चांद में खिले फूलों जैसी खूबसूरत। ये इशारा झांग चोंग के लिए बिल्कुल क्लियर था, पर उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वहां से निकलने के लिए खड़ा हो गया। बाहर निकलते वक्त झांग जी ने अपने फादर से पूछा, फादर, अभी उस हिडन ओरिजिन सोसाइटी वाले का असली इंटेंशन क्या था? झांग चोंग पहले ही जानता था उसका बेटा क्या बोलना चाहता है, तो उसने उसे बीच में रोकते हुए कहा, हिडन ओरिजिन सोसाइटी का पैसा इतनी आसानी से हजम नहीं होता। जब तक जान पर न बनाए उनसे पैसा मत लेना। झांग जी भी समझ गया था, लेकिन फादर, ग्लैमरस प्रोविंस का सबऑर्डिनेट कमांडर बनने का ऑपरेशन जल्द ही शेड्यूल होने वाला है और इसमें बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स लगेंगे। अगर सू फैमिली ये पैसा अरेंज नहीं कर पाई तो हमारे इंपॉर्टेंट कामों में देरी हो जाएगी। ये सुनकर झांग चोंग वहीं रुक गया और उसने पलटकर झांग जी से सवाल किया, क्या तुम सच में सू कियानशन को पसंद करते हो? झांग जी एक पल के लिए शॉक रह गया, फिर उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया। तो झांग चोंग ने अपने बेटे को समझाया, एंगेजमेंट तोड़ने की बात को इतने हल्के में मत लो, ये रेपुटेशन को बहुत बड़ा डैमेज देता है। सू कियानशन एक फॉर्मिडेबल औरत है और डेफिनेटली तुम्हारे लिए एक अच्छी पत्नी बन सकती है। सू फैमिली को एक और मौका दो। जब तक उनकी फैमिली का नाम जिंदा है वो इस क्राइसिस से बाहर निकल ही आएंगे। और जहां तक मुझे मेरे ऑपरेशंस के लिए पैसों की जरूरत है, हम सू फैमिली को बोल सकते हैं कि वो हिडन ओरिजिन सोसाइटी से उधार ले ले। लेकिन अगर सू फैमिली इस क्राइसिस से सर्वाइव नहीं कर पाती तो उनकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं बचेगी। अचानक झांग चोंग ने अपने बेटे से पूछा, मार्शल आर्ट्स में ज्यादा स्किल्ड कौन है, तुम या जिन मुलान? झांग जी ने एक पल सोचा और बोला, दोनों बराबर ही होने चाहिए। झांग चोंग ने फिर प्लान बनाया कि झांग जी जाकर मार्शल फैनेटिक टांग यान के साथ स्पार करेगा और उसे अपनी पूरी जान लगानी होगी। ये कंफर्म करना बहुत जरूरी था कि क्या टांग यान वाकई उतना स्ट्रांग था जितनी उसकी अफवाहें थीं।
नॉर्दर्न गार्ड मार्की हाउस, डिस्टेंट गार्ड मार्की हाउस, जिन हाई काउंट्स मैंशन और हिडन ओरिजिन सोसाइटी, सबको मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन का एक हिस्सा चाहिए था। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में शेन लैंग आराम से पेंटिंग करने में बिजी था। पता चला कि जिन मुलान थोड़ी जेलस हो गई थी जब उसने देखा कि शेन लैंग ने एक मेड के लिए कितनी खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाई है और अब उसे अपने लिए भी एक चाहिए थी। शेन लैंग भी कहां इस सुनहरे मौके को छोड़ने वाला था। उसने पेंटिंग का बहाना बनाकर जिन मुलान को हॉट और इंटाइसिंग पोजीशंस में पोज करने के लिए बोलता रहा। पर तभी स्टुअर्ट रिपोर्ट लेकर आ गया, मिस सू जियांटिंग डिस्टेंट गार्ड मार्की हाउस से आपसे मिलना चाहती हैं। इस इंटरप्शन ने शेन लैंग का पूरा मूड खराब कर दिया और उसे बहुत गुस्सा आया। सू जियांटिंग और डिस्टेंट गार्ड मार्की हाउस का नाम इस घर में एक टैबू की तरह थे, बिल्कुल अलाउड नहीं। सू जियांटिंग सिर्फ मुलान की कजन ही नहीं बल्कि चाइल्डहुड एंगेजमेंट के हिसाब से उसका होने वाला फियांसे भी था। हालांकि 8 साल पहले वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया गया था। तब से दोनों फैमिलीज के बीच के रिश्ते पूरी तरह ठंडे पड़ चुके थे, लगभग टूटने की कगार पर थे। शेन लैंग ने बिना एक सेकंड सोचे उसका नाम अपने एनिमीज की लिस्ट में ऐड कर दिया। ये बंदा मेरा पुराना राइवल और मेरी मुलान का आशिक रहा है। कुछ ही देर बाद काउंट्स मैंशन के हॉल में जैसे ही सू जियांटिंग ने जिन मुलान को आते देखा, वो उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो गया और तुरंत सालों पहले तोड़े गए उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर पछताने लगा। और जहां तक शेन लैंग की बात है, सू जियांटिंग को देखते ही उसका पूरा मूड ऑफ हो गया और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। जब दोनों पार्टीज बैठ गईं तो मदर जिन ने भी सू जियांटिंग को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। क्या तुम यहाँ हमारे काउंट्स मैंशन का मजाक उड़ाने आए हो? सू जियांटिंग ने एक ऑकवर्ड स्माइल दी और अपना मेन रीजन बताया। मेरी ग्रैंडमदर मदर जिन और जिन मुलान को बहुत मिस करती हैं। वो अब दोनों को अपने पास इनवाइट करना चाहती हैं। मदर जिन तुरंत इस बात का असली मतलब समझ गईं। वो चाहते थे कि मदर जिन और उनकी बेटी वहां जाकर रिफ्यूज लें। मदर जिन ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। जीते जी मैं जिन फैमिली की इंसान हूं और मरने के बाद मैं जिन फैमिली की रूह बनूंगी। जिस वक्त तुम लोगों ने सालों पहले वो डिसीजन लिया था, मैं उसी दिन से सू फैमिली की बेटी नहीं रही। फादर जिन उनके इन शब्दों से डीपली इमोशनल हो गए थे। सू जियांटिंग ने आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अपनी नजरें जिन मुलान की तरफ घुमाई और बोला, मैं इसके साथ स्पार करना चाहता हूं। जिन मुलान ने शेन लैंग की तरफ देखा, उसकी परमिशन मांगते हुए। शेन लैंग जानता था कि सू फैमिली का असली मकसद जिन मुलान को टेस्ट करना था, लेकिन फिर भी शेन लैंग ने मना नहीं किया। अगले ही पल कोर्टयार्ड में दोनों के बीच एक इंटेंस और धमाकेदार ड्यूल शुरू हो गया। शेन लैंग ने अपनी एनालाइज करने की एबिलिटी यूज की और नोटिस किया कि जिन मुलान पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, खासकर उस लेवल से जब उसने टियान हैंग से फाइट की थी। लेकिन फिर भी जिन मुलान सू जियांटिंग के अटैक्स के आगे थोड़ी स्ट्रगल करती हुई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि सू जियांटिंग की मार्शल आर्ट स्किल्स को किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई राउंड्स की टक्कर के बाद सू जियांटिंग ने अपनी मुट्ठी जोड़ी और कहा, कजन थैंक यू। मैंने एक बार मार्शल फैनेटिक टैंग यान के साथ तलवारें टकराई थीं। उसका अटैक मीटियर फ्रॉम बियॉन्ड द हेवेंस मैंने 10 बार फेस किया, पर एक बार भी उसके सामने टिक नहीं पाया। इतना कहने के बाद उसने मदर जिन और बाकी सबसे अलविदा लिया और चला गया। जिन मुलान अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए एकदम चुप खड़ी थी। फादर जिन और मदर जिन के जाने के बाद शेन लैंग आगे आया ताकि वो जिन मुलान के हाथों पर आई इंजरीज को चेक कर सके। जिन मुलान सीधा शेन लैंग के गले लग गई। आज पहली बार वो उसके सामने इतनी ज्यादा वल्नरेबल नजर आ रही थी। हस्बैंड, मैं सू कियानशन को भी नहीं हरा पाई, तो फिर मैं उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल फैनेटिक टैंग यान को कैसे हरा पाऊंगी? अगर मैं टैंग यान से हार गई तो हम 3 चैलेंजेस में से एक हार जाएंगे और हो सकता है कि हम हमेशा के लिए आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन खो दें। शेन लैंग ने जिन मुलान को कस के पकड़ा। माई लव, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, तांग यान के खिलाफ ये बैटल तुम ही जीतोगी। इस आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन के स्ट्रगल में हम ही जीतेंगे। मैं तुम्हें ट्रेन करके एक अनपैरेलल्ड मास्टर बनाऊंगा। असल में जिन हाई काउंट्स मैंशन और मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन की ये दुश्मनी 180 साल पहले शुरू हुई थी। उस वक्त जिन फैमिली में एक ऐसा बंदा था जो मौत के मुंह से वापस जिंदा होकर लौटा था। सिर्फ 5 सालों में उसने अपने आप को एक नोबडी से एक टॉप एक्सपर्ट में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। उसने एक मैसिव आर्मी लीड की, साउथ और नॉर्थ दोनों में लड़ाइयां की, वो कंट्री को धूल चटाई, चू कंट्री को क्रश कर दिया और अपनी लाइफ में लगभग कभी हार का स्वाद नहीं चखा। 39 की एज में वो क्राउन प्रिंस का प्रोटेक्टर और एक ग्रैंड जनरल बन गया, जिसने जिन फैमिली की टेरिटरी को बढ़ाकर 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला दिया। उस वक्त जिन फैमिली के कंपैरिजंस में जिन हाई मार्क्वेस एकदम फीका पड़ गया था और यहाँ तक कि उसको डिमोट करके काउंट बना दिया गया था। ये आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन ओरिजिनली जिन हाई मार्क की ही टेरिटरी थी, लेकिन बहुत पावरफुल पायरेट्स के एक ग्रुप ने इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया था। मिथिकल टर्टल के काउंट जिन शाओ ने एक मैसिव आर्मी लीड की और उन पायरेट्स को मार भगाया, दर्जनों कोस्टल आइलैंड्स वापस जीत लिए और समुद्र में फैले केओस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिन शाओ की इस बहादुरी को ऑनर करने के लिए उस जनरेशन के मॉनर्क ने आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन जिन फैमिली को गिफ्ट कर दिया।
लेकिन बाद में जैसे जैसे जिन फैमिली की किस्मत खराब होती गई, जिन हाई काउंट्स मैंशन के लोग हर नई जनरेशन के साथ और भी स्ट्रांग होते गए, और आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन के कब्जे की इस जंग में दोनों ने आपस में लड़ लड़कर अपना खून बहा दिया। जिन हाई काउंट्स मैंशन की किस्मत आज तक चमक रही है। तांग फैमिली की इस जनरेशन में उनके पास तांग यून है, जो इंपीरियल एग्जामिनेशन का 3rd टॉप स्कॉलर है, और तांग यान, जो साउथ का नंबर 1 यंगेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। और इस आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन की बैटल में टैंग फैमिली का जीतना लगभग 100% तय था। इसलिए जिन मुलान ने अनसर्टेनिटी के साथ शेन लैंग से पूछा, क्या सच में? शेन लैंग ने मुलान को टीज करते हुए जवाब दिया, क्या बात है, तुम्हें अपने हस्बैंड पर भरोसा नहीं है? जिन मुलान ने वापस शेन लैंग को हक कर लिया और बोली, मुझे पूरे दिल से यकीन है मेरे हस्बैंड कुछ भी कर सकते हैं। फिर शेन लैंग अपनी लाइन क्रॉस करते हुए बोला, तो फिर माय लेडी, आज रात नहाते वक्त अपनी खिड़की बंद मत करना। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल भी झांक कर नहीं देखेगा। ये सुनते ही जिन मुलान तुरंत इरिटेट होकर शेन लैंग के गले से हट गई। अभी सब कितना रोमांटिक था, और तुम्हें ऐसी गंदी बातें सोचकर पूरा मूड ही खराब करना था। दूसरी तरफ पीसफुल स्टेबिलिटी मार्की मैंशन के अंदर पीसफुल स्टेबिलिटी मार्की बैठकर मिथिकल टर्टल काउंट से निपटने के बाद मिलने वाले प्रॉफिट्स डिस्कस कर रहा था, जब अचानक उसका तीसरा बेटा भागते हुए आया और उसने बताया, लिन डुओ को रेबीज हो गया है और अब उसका मरना तय है। और सबसे बुरी बात, लिन डुओ ने सिम्टम्स आने के बाद न सिर्फ मुझे काटा है, बल्कि घर की कुछ औरतों को भी किसी पॉइंट पर इन्फेक्ट कर दिया है। गुस्से से पागल हुए मार्की ने सारे इन्फेक्टेड लोगों को कैप्चर करने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें उसका खुद का बेटा और कॉन्क्यूबाइंस भी शामिल थे। लिन डू यांग, जिसके हाथ में ये कैप्चर प्रोसेस थी, उसने सबकी तरफ एक नजर देखा और गार्ड्स को एक्शन लेने का ऑर्डर दे दिया। अगले ही पल मशालों ने लकड़ियों में आग लगा दी और उसके बाद सारे डोर्स पूरी तरह सील कर दिए गए। उनका इरादा सारी ऑक्सीजन जलाकर सबका दम घोंटकर मार देने का था। लेकिन किसी की भी नजर से बचते हुए लिन वू यान के चेहरे पर एक सैटिस्फाइड ईविल स्माइल आ गई। तो सच में ये रेबीज ही है? क्या कमाल का मेथड है। इस बार वू शाओजिंग की फैमिली के इतने सारे लोग मारे गए, इसने मेरी बहुत मेहनत बचा ली। अगले दिन मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन के बाहर एक छोटे रास्ते पर जहां जिन स्वॉर्ड लेडी पेट्रोल कर रही थी, लिन डुओ घात लगाए छुपा बैठा था। उसे लगता था कि शेन लैंग इस औरत की बहुत परवाह करता है, इसलिए उसने जिन स्वॉर्ड लेडी को कैप्चर करने का डिसाइड किया। उसका प्लान था कि उसे सिवियरली टॉर्चर करेगा और उसे भी रेबीज से इन्फेक्ट कर देगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अगले ही पल एक लंबी तलवार ने उसके सीने के आर पार होकर उसका दिल चीर दिया। तड़पते हुए उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि उसके पीछे पीसफुल स्टेबिलिटी मार्की का अडॉप्टेड सन सू वेनहाउ खड़ा था। तुम्हारी वजह से काउंट के 9 बेटों में से 3 मर गए और 13 कॉन्क्यूबाइंस में से 4 की जान जा चुकी है। तो लिन डुओ, तुम्हारी औकात क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। वहीं दूसरी तरफ जिन हाई काउंट्स मैंशन में उन्हें भी झांग जी की तरफ से एक ड्यूल का चैलेंज मिल चुका था। उनके सामने खड़ा वो एब्सेंट माइंडेड आदमी और कोई नहीं बल्कि फेमस मार्शल फैनेटिक तांग यान था। जिन हाई काउंट ने उससे साफ कह दिया था कि उसे इस मैच में अपनी पूरी जान लगानी होगी। तांग यान ने बिना ध्यान दिए रिस्पॉन्ड किया। उसकी नजरें टेबल पर चल रही एक चींटी पर टिकी हुई थीं, और वो इस बात से हैरान था कि एक चींटी अपने वेट से 50 टाइम्स ज्यादा वजन उठा सकती है, जो वो खुद भी नहीं कर सकता था। अगर मैं ये टेक्निक सीख गया तो मेरी मार्शल आर्ट्स एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी। कुछ ही देर बाद जिन हाई काउंट्स मैंशन के मार्शल आर्ट्स कंपटीशन अरीना में, हालांकि झांग जी हमेशा से शेन लॉन्ग से मात खा जाता था, पर वो एक्चुअली में बहुत स्ट्रांग था। उसने सिर्फ 17 की एज में मार्शल स्कॉलर एग्जाम पास किया था और अपने 20s में ही मिथिकल टर्टल सिटी की डिफेंस आर्मी का कमांडर बन गया था, जिसके पास गेरिला जनरल की रैंक थी। मिथिकल टर्टल सिटी में आते ही उसने तुरंत टियान हैंग को चैलेंज किया था और उसे एक सिंगल मूव में हरा दिया था। हालांकि जब सामना तांग यान के मीटियर फ्रॉम बियॉन्ड द हेवेंस से हुआ, एक ऐसा मूव जो मिलियंस या शायद टेंस ऑफ मिलियंस बार प्रैक्टिस किया गया था, तो झांग जी को हार का स्वाद चखना ही पड़ा। उसे अपने दोनों हाथों पर सीरियस इंजरीज आई और वो बुरी तरह उड़कर बाहर जा गिरा। तांग यान ने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं देखा। वो अभी भी यही सोचने में लगा हुआ था कि आखिर उन चींटियों वाली टेक्निक को कैसे सीखा जाए। उसके बाद झांग जी अपने दांत पीसते हुए अपने फादर के पास लौटा और मैच का रिजल्ट बताया। 14 साल सिर्फ उसे एक स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करना। वो सच में इनविंसिबल है। ये सुनते ही झांग चोंग जोर से हंस पड़ा। आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन की बैटल में मिथिकल टर्टल काउंट्स मैंशन का हारना अब 100% तय है, और अगर सू फैमिली सच में कंप्लीटली बर्बाद हो जाती है तो एंगेजमेंट तोड़ देना ही हमारा आखिरी ऑप्शन बचेगा। अनएक्सपेक्टेडली सू फैमिली की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अचानक से बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी। वापस आने पर झांग जी ने चैन की सांस ली। हालांकि सू कियानशन को झांग जी के दिमाग में चल रही बातों का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए उसने झांग जी का इस बुरे वक्त में सू फैमिली का साथ ना छोड़ने के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। इस बात ने झांग जी को और भी रियश्योर कर दिया। एक बार सू फैमिली इस बुरे वक्त से निकल जाए तो हम सू फैमिली का ब्रांड और उनकी शॉप दोबारा मॉर्गेज पर रख सकते हैं। इससे हमें एक अच्छा खासा गोल्ड कॉइन्स का अमाउंट मिल जाएगा
और मेरे फादर इन लॉ को जो पोजीशन चाहिए वो लगभग गारंटी हो जाएगी। ये सुनकर झांग जी ने सू क्यानशन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, उस औरत पर प्राउड फील करते हुए जिसे उसने चुना था। ऐसा लग रहा था जैसे मैरिज से रिग्रेट्स उसे नहीं बल्कि किसी और को ही थे। और सू क्यानशन की इस सक्सेस का सारा क्रेडिट शेन लैंग के दिए हुए डाई फॉर्मूला को जाता था। सू फैमिली ने शेन लैंग के उस फॉर्मूला को बार बार वेरीफाई किया, और चाहे उसे कड़कती धूप में रखा जाए या हाई टेम्परेचर्स पर धोया जाए, उसका कलर बिल्कुल फीड नहीं होता था। सिर्फ उस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पर्पल और रेनबो कलर्ड सिल्क ने ही अकेले 50,000 गोल्ड कॉइन्स का डिपॉजिट कमा कर दे दिया था। इसलिए उन्होंने सिल्क वर्म कोकून्स खरीदने के कर्ज को चुकाने की जल्दी में अपना सारा सिल्क पर्पल और रेनबो कलर में डाई कर दिया। इस इतने बोल्ड मूव ने न सिर्फ सू फैमिली के लॉसेस को रोक दिया बल्कि उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिला दिया। तो भले ही झांग चोंग और बाकी सब ने एडवाइस किया कि ये बहुत रिस्की है, सू क्यानशन शेन लैंग के दिए गए उन 2 सिल्क फॉर्मूलाज को यूज करने की जिद पर अड़ी रही, क्योंकि उसकी डिलीवरी डेट में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी थे। जब सू क्यानशन अपनी प्रेपरेशंस में बिजी थी, वहां शेन लैंग ने आइल ऑफ गोल्ड माउंटेन की बैटल के अगले कुछ मूव्स पहले ही तैयार कर लिए थे। सबसे पहले उसने टांग यान से निपटने के लिए जिन मुलान की इनर स्ट्रेंथ को एनहांस करने में उसकी मदद की। जिन मुलान जो शेन लैंग के सामने थी, साफ जानती थी कि उसे चुपके से कहां चोट लगी है, और वो इस बात से बहुत सरप्राइज भी थी। शेन लैंग थोड़ा प्राउड होकर बोला, मैं न सिर्फ ये जानता हूं बल्कि तुम्हारी इन हिडन इंजरीज को हील भी कर सकता हूं। लेकिन माय लेडी, तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ यानी ट्रू एनर्जी का कलर पर्पल क्यों है? इसने जिन मुलान को और भी ज्यादा शॉक कर दिया। माय लॉर्ड, आप नंगी आंखों से किसी की ब्लड लाइन को पहचान सकते हैं? ये सुनकर शेन लैंग उलझन में पड़ गया। पता चला कि इस दुनिया में इनर स्ट्रेंथ यानी ट्रू एनर्जी के कलर्स में भी फर्क होता है। शेन लैंग ने जो पर्पल एनर्जी फ्लो देखा था वो इस बात का सबूत था कि जिन मुलान के पास एक बहुत हाई ग्रेड की पर्पल टैलेंट ब्लड लाइन है, जो स्वॉर्ड्समैनशिप और बैटलफील्ड मार्शल आर्ट्स के लिए सबसे सूटेबल मानी जाती है। और सबसे हाईएस्ट ग्रेड की ब्लड लाइन होती है गोल्डन ब्लड लाइन, जो जिन मुलान ने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। हालांकि अगले ही पल शेन लैंग ने वही चीज देख ली। बिग फूल अपने ग्रेट मास्टर झांग चोंग के साथ कल्टीवेशन के लिए पहाड़ पर जाने की तैयारी कर रहा था और शेन लैंग से अलविदा कहने आया। शेन लैंग ने अनकॉन्शियसली बिग फूल की ब्लड लाइन को स्कैन किया और ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी, गोल्डन ब्लड लाइन। बिग फूल के पास एक टॉप टियर ब्लड लाइन टैलेंट है। कोई हैरानी की बात नहीं थी कि ग्रैंड मास्टर ने एक ही नजर में बिग फूल को अपना डिसाइपल बना लिया था। लेकिन शेन लैंग को जल्दी ही ये रियलाइज हो गया कि जिन मुलान की इनर स्ट्रेंथ में एक छोटा सा इंप्रूवमेंट उसे टैंग यान को हराने के लिए काफी नहीं होगा। इसलिए उसने अपना पूरा फोकस मीटियर फ्रॉम बियॉन्ड द हेवेंस पर शिफ्ट कर दिया। मीटियर फ्रॉम बियॉन्ड द हेवेंस स्काई एंड सी पवेलियन की एक ट्रेजर टेक्निक थी और साउदर्न सी सोर्ड किंग ली चानो ने भी इसी मूव से अपना नाम कमाया था और ग्रैंड मास्टर्स की लिस्ट में शामिल हुआ था। यहां तक कि ग्रैंड मास्टर झांग चोंग ने भी एक्सप्लिसिटली जिन मुलान से कह दिया था कि वो किसी भी कीमत पर टांग यान की ओपोनेंट नहीं बन सकती। इस जनरेशन के यंगस्टर्स टांग यान को हरा ही नहीं सकते। शायद बिग फूल के पास 5 साल बाद कोई चांस हो, लेकिन शेन लैंग को अभी भी यकीन था कि वो मीटियर फ्रॉम बियॉन्ड द हेवेंस को काउंटर करने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालेगा। इसी काउंटर की तलाश में उसे रैंडमली एक ऐसी बात पता चली कि इस दुनिया की मार्शल आर्ट्स हेरिटेज एक्चुअली एंशिएंट वर्ल्ड से आई थी। एंशिएंट वर्ल्ड की तबाही के हजारों साल बाद इंसानों ने न सिर्फ 4 किताबें और 5 क्लासिक्स निकाले बल्कि कई मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स भी ढूंढ निकाली। ये मैनुअल सॉफ्ट जेड स्क्रोल्स पर एनग्रेव्ड थे या फिर जेड ब्रिक्स पर कार्व्ड थे। सिर्फ 1 इंच थिक जेड ब्रिक में 200 से ज्यादा लेयर्स होती थी और हर लेयर पर सैकड़ों कैरेक्टर्स और 2 से 3 डायग्राम्स बने होते थे। शेन लैंग एकदम हैरान रह गया। वाओ गॉड, क्या ये कंप्लीटली किसी और दुनिया की हार्ड ड्राइव जैसा नहीं है? माइनस मीटियर फ्रॉम बियॉन्ड द हेवेंस के राज को सुलझाने के लिए शेन लैंग ने काउंट्स मैंशन की लगभग सारी प्राइवेट कलेक्शंस छान मारी। हालांकि अपने चीट लाइक एंसेस्टर जिन शाओ की किताबें पूरी पढ़ने के बाद भी उसे इस टेक्निक को काउंटर करने का कोई तरीका नहीं मिला। इसलिए शेन लैंग ने फाइनली डायरेक्टली स्काई एंड सी पवेलियन जाने का फैसला किया। कुछ दिन बाद शेन लैंग और जिन मुलान अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। उसने स्काई एंड सी पवेलियन का दरवाजा खटखटाया और अंदर के मास्टर को आवाज लगाई, मास्टर, हम पढ़ाई के लिए स्काई एंड सी पवेलियन के अंदर आना चाहते हैं। दरवाजे की दूसरी तरफ से एक आवाज आई, क्या तुम्हारे पास हमारे पवेलियन का इन्विटेशन है? ऑफ कोर्स नहीं था। तो शेन लैंग जिन मुलान की तरफ मुड़ा, माय लेडी, तुम्हारी इतनी हाई मार्शल स्किल्स और नोबल स्टेटस के साथ तुम श्योरली स्काई एंड सी पवेलियन की मेंबर होगी, है ना? हम डायरेक्टली अंदर जा सकते हैं, राइट? लेकिन ऐसी कोई मेंबरशिप वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और सिर्फ अलग अलग एकेडमिक ग्रैंड मास्टर्स जैसे जिन मुलान के टीचर झांग चोंग को ही यहाँ का इन्विटेशन मिलने का प्रिविलेज था। ये सुनकर शेन लैंग के पास कोई चारा नहीं बचा था सिवाय अपनी आखिरी स्ट्रैटेजी अपनाने के, और वो था स्काई एंड सी पवेलियन का एकेडमिक चैलेंज एक्सेप्ट करना। अगर कोई उनकी किसी भी अल्टीमेट पजल को सॉल्व कर देता तो वो पवेलियन का गेस्ट बन सकता था।
शेन लैंग के चुप होते ही एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। उसने शेन लैंग को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या तुम श्योर हो कि तुम चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हो? शेन लैंग ने कॉन्फिडेंस के साथ हामी भरी। ऑफ कोर्स। उस एल्डर की नजर तब जिन मुलान पर गई, और जब उसे पता चला कि शेन लैंग उसका हस्बैंड है तो वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। तुम्हारे जैसे फिजिकली वीक इंसान के लिए अब तक जिंदा रहना आसान नहीं होगा। हालांकि चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें 500 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। शेन लैंग ने तुरंत गोल्ड कॉइन्स से भरा एक बैग निकाल कर दिया, जिसके बाद उस एल्डर ने दोनों को अपने पीछे आने का इशारा किया। चलते हुए एल्डर ने शेन लैंग को इन्फॉर्म किया, स्काई एंड सी पवेलियन के 10 ग्रेट चैलेंजेस में से अब सिर्फ 3 बाकी हैं। ये तीनों चैलेंजेस पिछले 3 सालों से अनसॉल्व्ड हैं। अब सिर्फ मार्शल आर्ट्स, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी के चैलेंजेस बचे हैं। तुम कौन सा चुनोगे? कुछ देर सोचने के बाद शेन लैंग ने मार्शल आर्ट्स को तुरंत डिसमिस कर दिया। फिलॉसफी का ऑप्शन भी आउट था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट और डिबेटेबल था, जिसमें राइट और रॉन्ग प्रॉपर्ली डिसाइड करना मुश्किल होता। इसलिए शेन लैंग ने एस्ट्रोनॉमी चुना। ये सुनते ही एल्डर ने शेन लैंग के हाथ में पेपर थमा दिया। शेन लैंग ने उसे लिया और जिन मुलान के साथ मिलकर देखा। पेपर पर सिर्फ 5 वर्ड्स लिखे थे, हाउ बिग इज द सन। 2 मिनट बाद एल्डर कहने ही वाला था कि अगर सॉल्व नहीं कर सकते तो वक्त बर्बाद मत करो। तभी शेन लैंग बोल पड़ा, मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है। और उसने अपना मेथड डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया। उसने पिन होल इमेजिंग टेक्निक का यूज करके इस प्लैनेट से सूरज का डिस्टेंस मेजर किया, जो सूरज के डायमीटर का 109 टाइम्स था। इससे शेन लैंग को यह भी कंफर्म हो गया कि वो अर्थ पर नहीं है, क्योंकि अर्थ पर यह रेशियो 107 टाइम्स होता है। उसके बाद शेन लैंग ने जमीन पर एक स्ट्रेट रूलर रखा और ठीक दोपहर के वक्त धूप में एक बैम्बू स्टिक की शैडो की लेंथ मेजर करके रिकॉर्ड की। 3 दिन बाद ठीक दोपहर को उसने उसी बैम्बू स्टिक को वहां से 2000 माइल्स दूर एक जगह पर दोबारा जमीन में गाड़ा। दोपहर के वक्त जब सूरज डायरेक्टली चमक रहा था, बैम्बू की शैडो की लेंथ थोड़ी अलग थी, जिसमें सेंटीमीटर लेवल का डिफरेंस था। दोनों जगह की शैडोज के लेंथ के डिफरेंस और 2000 माइल्स के डिस्टेंस को यूज करते हुए उसने पिथागोरियन थ्योरम लगाया, ताकि सूरज और इस दुनिया के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सके। फिर उस डिस्टेंस को 109 से डिवाइड करके सूरज का डायमीटर आराम से निकाला जा सकता था। ये सुनकर वो एल्डर पूरी तरह हैरान रह गया। ऐसा मेथड उसने आज तक न कभी सुना था और न देखा था, और ये उनके मेथड से कहीं ज्यादा एक्यूरेट था। एल्डर का एटीट्यूड तुरंत रिस्पेक्टफुल हो गया और उसने शेन लैंग से सूरज का डायमीटर पूछा। 2,890,000 माइल्स। इस आंसर ने एल्डर को और भी ज्यादा शॉक कर दिया। जब उसे पता चला कि शेन लैंग अभी सिर्फ 18 साल का है, वो चिल्ला उठा, टू आउटस्टैंडिंग, एक जीनियस, एक एब्सोल्यूट जीनियस। मुझे लगा था ये कमजोर सा लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, पर अब मुझे लग रहा है कि तुम इसके लायक नहीं हो। क्योंकि जिन मुलान स्काई एंड सी पवेलियन में एंटर होने के लिए क्वालिफाई नहीं करती थी, इसलिए एल्डर सिर्फ शेन लैंग को ही अंदर ले गया। एल्डर ने लेडी यू नाम की एक औरत को गेस्ट को अटेंड करने के लिए बुलाया। वो बहुत बिखरे से कपड़ों में गुस्से और इरिटेशन के साथ पलटी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शेन लैंग के हैंडसम चेहरे पर पड़ी, वो 1 सेकंड में हुश करके गायब हो गई। और जब वो दोबारा वापस आई तो वो 180 डिग्रीज ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, एक मैच्योर सोफिस्टिकेटेड लेडी बन चुकी थी। उसने बोल्डली शेन लैंग से पूछा, यंग मास्टर, आप कौन सी किताब उधार लेना चाहेंगे? क्या आप थोड़ी चाय या पेस्ट्रीज लेना पसंद करेंगे? शेन लैंग थोड़ा एम्बैरस होते हुए बोला, मुझे मीटियर फ्रॉम बियॉन्ड द हेवंस देखनी है। उस लेडी ने एक चार्मिंग स्माइल दी, श्योर, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। दूसरी तरफ सू फैमिली के रेजिडेंस पर आज वो दिन था जब उन्हें अपना गुड्स डिलीवर करना था। वेस्टर्न रीजन के मर्चेंट्स उनके रेनबो सिल्क को देखकर एक्सट्रीमली सैटिस्फाइड थे। ये देखकर सू कियानशन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे हमने अपनी बदकिस्मती को ब्लेसिंग्स में बदल दिया है। न सिर्फ हम यूके किंगडम के मार्केट पर कब्जा कर सकते हैं, बल्कि हम वेस्टर्न रीजन के मार्केट को भी पूरी तरह टेक ओवर कर लेंगे। इसी खुशी में सू कियानशन ने अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि वो रेनबो सिल्क से बने कपड़े वेस्टर्न रीजन मर्चेंट्स को एज अ गिफ्ट प्रेजेंट करें। जब मर्चेंट्स चेंज करने गए तो सू कियानशन ने आखिरकार चैन की सांस ली। इसके साथ ही सू फैमिली इस बड़े तूफान से बाहर निकल आई है और मेरे फादर इन लॉ के पास भी ग्लैमरस प्रोविंस के सबऑर्डिनेट कमांडर की पोजीशन पाने के लिए काफी पैसा आ जाएगा। ये सब सोचते हुए सू कियानशन शेन लैंग का मजाक उड़ाते हुए मन ही मन सोचने लगी, शेन लैंग कितना बेवकूफ है, उसने अपना फॉर्मूला इतनी आसानी से हमें दे दिया। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अगले ही पल चेंजिंग रूम से एक जोर की चीख सुनाई दी। जब सू कियानशन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर गई तो उसने देखा कि वेस्टर्न रीजन मर्चेंट्स की पूरी स्किन पर लाल रंग के स्पॉट्स पड़ गए थे और कुछ को तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। सू कियानशन को लगा था कि उसने शेन लैंग से 2 फ्री के फॉर्मूलाज लूट लिए हैं, लेकिन असल में वो फॉर्मूलाज एक टिकिंग टाइम बॉम्ब थे। शेन लैंग ने बहुत पहले ही उस फॉर्मूला में ऐसी 9 इंग्रेडिएंट्स मिला दी थी जो वेस्टर्नर्स में सिवियर एलर्जीज कॉज करती थी, और सू कियानशन के पास वक्त की बहुत कमी थी। उसने सिर्फ फॉर्मूला की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट की
और उसके पास ये चेक करने का वक्त ही नहीं बचा था कि डाई करने के लिए कौन से सब्सटेंसेस टोटली फालतू हैं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए, शेन लैंग का ये एलर्जी पैकेज सू कियानशन के पार्टनर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा और खतरनाक वेपन था। सू फैमिली के पेट्रियार्क की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो चिल्ला उठा, शेन लैंग, ये जरूर तेरा ही किया धरा है, मैं भूत बनकर भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब सब कुछ समझ आने पर सू कियानशन का चेहरा बुरी तरह उतर गया, जैसे वो शेन लैंग का वो स्मग हंसी वाला चेहरा इमेजिन कर सकती हो जो कह रहा हो, आ सू फैमिली अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक के साथ मैं शेन लैंग ने तुम्हें धूल चटा दी। क्या मुझे तुम्हें गोल्ड कॉइन्स का एक और बैग उधार देना चाहिए? उस मोमेंट पर सू कियानशन खुद को और ज्यादा संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। वो रोती हुई झांगजी के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि झांगजी, जिसने अपने लोगों को इस सिचुएशन को दबा देने का ऑर्डर दिया था, वो अब सू कियानशन को ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे वो उनकी एंगेजमेंट तोड़ने का प्लान बना रहा हो, क्योंकि अब सू फैमिली को बचाना इम्पॉसिबल था। स्काई एंड सी पवेलियन की लाइब्रेरी के अंदर जब शेन लैंग ने उनका एस्ट्रोनॉमिकल क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व कर दिया, तो उसे आसानी से उनकी ट्रेजर्ड मैनुअल मीटियर फ्रॉम बियॉन्ड द हेवेंस मिल गई। इससे शेन लैंग को लगा जैसे स्काई एंड सी पवेलियन के स्कॉलर्स को उस मैनुअल की एक्चुअली कोई परवाह ही नहीं थी। और शेन लैंग के इस हैंडसम अपीयरेंस ने उस एल्डर सिस्टर का दिल भी जीत लिया था, जो बार बार उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। लिटिल ब्रदर, गेस करो तुम्हारी सिस्टर की एज क्या होगी? शेन लैंग ने डायरेक्टली अपनी डिवाइन आई एक्टिवेट की और एग्जैक्टली उसकी एज बता दी, 23 साल और